वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस। आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस में। हमारे यहाँ एकेडमिक क्लासेस और नीट की प्रिपरेशन, आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए क्लासेस रहती हैं और एकेडमिक क्लासेस पर हमारा मेन फोकस रहता है जिससे कि बच्चे जो हैं एकेडमिक क्लासेस ले सकें, जो पैसे से अफोर्ड नहीं कर सकते कई सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पर पूरा का पूरा, ऐसा नहीं है कि कोई सिलेबस में से कुछ चीज़ छूटे, चाहे आपके एमसीक्यूज़ हों, चाहे वो थ्योरी के क्वेश्चन पेपर हों या थ्योरीज़ हो, सारा कुछ कवर कराते हैं। ठीक है, बुकलेट से लेकर सारी चीज़ें हमारे यहाँ अवेलेबल हैं और पूरा एक प्लेटफॉर्म हमारा रेडी है, ऐप भी है हमारी, सब सारी चीज़ें तैयार हैं। तो हम जो पढ़ा रहे थे, हमारा चल रहा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो कि यूनिट 5 से है, चैप्टर नंबर 15 के, 11th क्लास की। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से, ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो सेकंड मतलब 15 चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जिसमें आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले से लिया जा रहा है। तो उसमें हार्ट हमने पढ़ाया और अब तक हमने हार्ट के बारे में, उसका स्ट्रक्चर्स के बारे में और एक्शन पोटेंशियल के बारे में, कार्डिक साइकिल के बारे में। ठीक है, और इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ाया था उसमें कार्ड ईसीजी के बारे में, और ईसीजी के बाद जो है हार्ट में होने वाली कुछ प्रॉब्लम्स उसको हम जानेंगे। आगे हम जानेंगे इसमें जो है कार्डिक आउटपुट के बारे में, और हम टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, इसमें ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा होने वाला है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इरिथमिया, इरिथमिया बेसिकली होता क्या है? इरिथमिया रेफर करता है कि हार्ट जब अनयूजुअल वर्क करने लगे, मतलब अनयूजुअली उसमें रिदम आने लगे, तब उसको बोलते हैं इरिथमिया। द इर्रेगुलर हार्ट बीट और डिस्टर्बेंस इन द रिदम ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट की जो रिदम है, लब डब लब डब, सिस्टोल डायस्टोल, डायस्टोल सिस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, ये जो एक रिदम है, ये रिदम चलती रहती है। उसी हार्ट बीट को रिदम में जब इरेगुलरिटी आ जाती है तो उसको बोलते हैं इरिथमियाज। ठीक है, तो हार्ट बीट या तो स्लो हो जाएगी या फिर फास्ट हो जाएगी या फिर मिस हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से उसको बोलते हैं इरिथमिया। इरिथमिया इज द क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्मोटॉपिक इरिथमिया और एक एक्टोपिक इरिथमिया। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अलग चीज़ है, एक्टोपिक इरिथमिया अलग है। ठीक है, वो प्रेगनेंसी के केस में बिल्कुल ही अलग है, वो हमने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हमने उसको कवर किया। ठीक है, ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट। ये एक्टोपिक इरिथमिया है और नॉर्मोटॉपिक इरिथमिया। ठीक है, नॉर्मोटॉपिक इरिथमिया का मतलब है, नॉर्मोटॉपिक इज द इरेगुलर हार्ट बीट इन द एसए नोड इन पेसमेकर, यानी कि जो एसए नोड से निकलने वाली जो इम्पल्स हैं और उससे पड़ने वाला जो इफेक्ट है हार्ट के, हार्ट बीट पर, उसको हम नॉर्मोटॉपिक इरिथमिया में कंसीडर करते हैं। बाकी एक्टोपिक जो इरिथमिया है ये काफ़ी वास्ट होता है। इसका क्या है, एक्टोपिक इरिथमिया द एबनॉर्मल हार्ट बीट इन विच द ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट बीट, यानी कि हार्ट की जो स्ट्रक्चर है या तो उसकी वजह से। ठीक है, देन द एसे नोड द बिकम द पेसमेकर। ठीक है ना, तो उसके पेसमेकर का जो हार्ट है, मतलब पेसमेकर से निकलने वाली बीट है, वो उसको कंसीडर, तो उसकी वजह से इरिथमिया बन जाता है, यानी कि किसी न किसी चीज़ में इरेगुलरिटी आ गई इनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पर। तो इम्पल्स प्रोड्यूस द बाय द स्ट्रक्चर इज द कॉल्ड एक्टोपिक फोकाई, यानी कि स्पेसिफिकली जब ऐसे नोड से जो इम्पल्स निकल रही है वो एक नॉर्मल हार्ट के लिए, लेकिन हार्ट में ही कोई एबनॉर्मलिटीज आ गई, या तो उसका कोई ब्लॉकेज हो गया कहीं, ठीक है, हार्ट में, या कोई टिश्यू डैमेज हो गया है, या उसके जो वाल्व हैं वो डैमेज हो गए या वो ब्लॉक हो गए, तो किसी प्रकार का अगर कोई भी उसमें इफेक्ट आया, किसमें, हार्ट के स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो उस कंडीशन में ऐसे नोड से निकलने वाली जो इम्पल्स है वो कुछ नहीं कर सकती, तो वो इरेगुलरिटी जो आ जाएगी, जो वो इरिथमिया यानी इरेगुलरिटी आएगी, इसकी वजह से उसको बोलेंगे यहाँ पर एक्टोपिक इरिथमिया। ठीक है, एक्टोपिक और पूरे का इरिथमिया का जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से कि इसके कॉजेज, यहाँ कॉजेज लिखे हुए हैं कॉजेज के अकॉर्डिंग, यानी कि नॉर्मोटॉपिक इरिथमिया और एक्टोपिक इरिथमिया के कॉजेज क्या हो सकते हैं। नॉर्मोटॉपिक इरिथमिया जो है साइनस टैकीकार्डिया की वजह से हो सकता है, साइनस ब्रेडिकार्डिया की वजह से होता है, और साइनस इरिथमिया की वजह से हो सकता है। क्या होता है साइनस टैकीकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो एक्टोपिक इरिथमिया है वो हार्ट के ब्लॉकेज की वजह से, यानी कि साइनोएट्रियल ब्लॉकेज, मैंने बताया ना कि कोई वाल्व जो है वो अगर ब्लॉकेज हो, साइनोएट्रियल ब्लॉक का मतलब है जो आर्टियल में जो साइनस पाया जाता है, जो कैविटी पाई जाती है, उसमें कोई ब्लॉकेज आ रहा है, एक्स्ट्रा सिस्टोल में आर्टियल या एवी नोड या वेंट्रिकुलर में कोई
जो है सिस्टोल में, यानी कि सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन में, उसके कॉन्ट्रैक्शन में कुछ इशू आ रहा है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक हो रहा है। एट्रियोवेंट्रिकुलर मतलब एट्रियल और वेंट्रिकुलर के बीच में जो वाल्व पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, उनमें कहीं ब्लॉकेज है। उनमें अगर ब्लॉकेज है तो उसमें भी डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री का ब्लॉकेज है, सेकंड डिग्री का ब्लॉकेज है, या थर्ड डिग्री का ब्लॉकेज है, ठीक है। तो उसमें भी ब्लॉकेज किस लेवल का ब्लॉकेज है उसके अकॉर्डिंग एरिथमिया होगी। पैरोक्सिमल ट्रैकिकार्डिया, यानी पैरोक्सिमल मतलब जो हमारे पेरिफेरल होते हैं उसमें कोई ट्रैकिकार्डिया तो नहीं, यानी कि ज़्यादा आउटपुट आ रहा हो, तो आरटीएल में आउटपुट ज़्यादा या कम आ रहा हो, वेंट्रिकुलर में से आउटपुट और इनपुट पर इफेक्ट आ रहा हो, तो उसकी वजह से। वहीं दूसरी तरफ एट्रियल फ्लैटर या फेब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर फेब्रिलेशन, फेब्रिलेशन का मतलब है कि उसमें जो इम्पल्स जा रही है उसका सही से इम्प्लीमेशन नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही प्रॉपर, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लटर या फिब्रिलेशन हो रहा है। तो इस तरीके से एरिथमिया रहती है। तो कार्डिक एरिथमिया जो टैकीकार्डिया, साइनस टैकीकार्डिया था, ब्रेडिकार्डिया था, फिब्रिलेशन था, उसके ये कुछ कॉजेज हैं। जो हम जब ईसीजी कराते हैं तो ईसीजी में यहाँ पर एसटी, एसवीटी, एटी, बीएसबी, एसआई, एएफ, आईबी, इस तरीके के शॉर्ट फॉर्म लिखकर वहाँ पर डिनोट किया जाता है कि किस प्रकार का पैटर्न हम देखने को मिल रहा है। और उसमें एरिथमिया के बारे में डायरेक्टली ये नहीं बताते कि एरिथमिया, तो एरिथमिया लिख भी देंगे कि साइनस एरिथमिया है या टैकीकार्डिया एरिथमिया है या ब्रेडिकार्डिया एरिथमिया है, वो लिखते हैं। उसमें जो इंटरप्रिटेशन है ईसीजी की उसमें लिखा जाता है, लेकिन उसमें कभी कभी इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा रहता है, उसका फुल फॉर्म भी लिखा रहता है, ठीक है। तो जैसे साइनस इरेगुलरिटी, तो यानी कि साइनस की इरेगुलरिटी किसकी वजह से आ रही है, साइनस एरिथमिया, यानी कि वो किसकी वजह से आ रही है, फिब्रिलेशन की वजह से। जो फिब्रिलेशन दिखाई दे रहा है किसमें, ईसीजी में दिखाई देगा, या ब्रेडिकार्डिया का जो सिम्टम मतलब जो प्लॉट बना हुआ है ईसीजी में, उसमें ब्रेडिकार्डिया दिखाई देगा, ट्रैकीकार्डिया दिखाई देगा। ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट बीट स्लो हो जाना, ट्रैकीकार्डिया मतलब ज्यादा हो जाना, और फिब्रिलेशन का मतलब है कि पी वेव या टी वेव, ठीक है ना, या पी वेव ना बनना, या कुछ और कोई वेव जो है कम बनना, ठीक है ना, अपना फुल नहीं बन पा रही, वो सब कारण होते हैं फिब्रिलेशन के। तो साइनस एरिथमिया हो गया। नॉन साइनोडियल एरिथमिया होता है, यानी कि उसका साइनस से कोई लेना देना ना हो तब। तो आर्टियल टैकीकार्डिया, तो उसके और कई सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, इस तरीके के उसके इफेक्ट आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है कि जो साइनस एरिथमिया है, ये तो था ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया वाला एरिथमिया, ठीक है। ये है साइनस एरिथमिया। साइनस एरिथमिया में यहाँ पर ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया दोनों के बारे में है। ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, और ब्रेडिकार्डिया में स्लो डाउन हो जाएगा, टैकीकार्डिया में बढ़ जाएगा। तो टैकीकार्डिया में हार्ट रेट क्या है, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, और वहीं डिक्रीज कर जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया। तो ये दोनों चीजें किस तरीके से साइनस एरिथमिया को इस एक पूरे उसमें फ्लो चार्ट में समझाया है कि जब इंस्पायरेशन करेंगे, तो इंस्पायरेशन जब करते हैं, जब हम सांस अंदर की तरफ खींच रहे हैं, तो उसका क्या हो रहा है कि हमारे लंग्स का जो वॉल्यूम है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए जो अंदर का जो प्रेशर है वो क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो डिक्रीज इन द प्रेशर, इंट्राथोरेसिक प्रेशर, यानी कि इंट्राथोरेसिक मतलब जो अंदर, थोरेसिक यानी कि कैविटी के अंदर का जो प्रेशर है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जिससे कि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा, तो एयर जो है हमारे लंग्स के अंदर आने लगी, तभी तो इंस्पायरेशन होगी। सांस अंदर कब लेंगे, तभी ले पाएंगे। तो इंक्रीज द लंग वॉल्यूम, लंग का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और एयर बाहर से अंदर की तरफ आने लगेगी। स्टिमुलेशन ऑफ द स्ट्रेच रिसेप्टर इन लंग्स, जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं उनमें क्या आ जाएगा, और वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। स्टिमुलेट हो जाएंगे तो वेगल एफरेंट जो इम्पल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, स्टिमुलेट हो जाएंगी, जिससे इनहिबिशन ऑफ द वैसोडाइलेटर एरिया, जो वैसोडाइलेटर हैं एरिया वो क्या हो जाएंगे, वो इनहिबिट हो जाएंगे, वो वैसोडाइलेट नहीं कर पाएंगे। जब वैसोडाइलेट नहीं कर पाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन में रहेंगे, जब कॉन्ट्रैक्शन में रहेंगे तो हार्ट रेट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो वेनस रिटर्न, यानी कि इंक्रीज द वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न का मतलब है जो वीनस में जो ब्लड है, यानी कि जो वेना केवा रहती है, वेना केवा जो हार्ट सॉरी पूरी बॉडी से जो ब्लड को लेने वाली जो वेन्स होती हैं, ठीक है, वेन्यूज, वेन्स, वेना केवा, तो जो वेनस उसको बोलते हैं वीनस ब्लड। तो वीनस ब्लड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि वीनस ब्लड ज़्यादा आने लगा। जब ज़्यादा ब्लड आएगा हार्ट के पास तो हार्ट को उसको जो है पंप करना पड़ेगा। तो ज़्यादा पंप करने के लिए, ज़्यादा ब्लड आने की वजह से, वॉल्यूम ज़्यादा वॉल्यूम आने की वजह से जो रिटर्न है वो बढ़ने की वजह से, तो उसकी वजह से हार्ट को हार्ट रेट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स होता है और उससे हार्ट रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
तो हार्ट रेट इंक्रीज कैसे होता है, इंस्पायरेशन से इंक्रीज होने का प्रोसेस हार्ट रेट का, और वहीं एक्सपायरेशन से, एक्सपायरेशन में वो इंटरथोरेसिक प्रेशर को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, जिससे कि जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, यानी कि इंटरथोरेसिक का प्रेशर बढ़ा देंगे बाहर के प्रेशर से, तो स्क्वीज हो जाएगी, सांस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, यही कहलाता है साइनस एरिथमिया। अच्छा, साइनस वर्ड से एक और चीज का क्लियर होता है कि साइनस वर्ड उस जगह को बोलते हैं जहां पर कोई कैविटी या एयर का आवागमन हो, उस एरिया को बोलते हैं बॉडी के अंदर साइनस। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन, ये क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन, जैसे फिब्रिलेशन क्या वर्ड है, तो फिब्रिलेशन जो है फाइबर से लिया हुआ, फाइबर फिब्रिलेशन यानी कि फाइबर लिखा हुआ फाइब्रिलेशन, तो ये फाइबर से रिलेट करता है। ठीक है ना, फिब्रिलेशन, फिब्रिलेशन का मतलब है जो फाइबर्स में जो इम्पल्स चलती है, फाइबर होता किस लिए, हार्ट के अंदर जो फाइबर होते हैं कौन कौन से फाइबर, एसए नोड, एवी बंडल ऑफ हेस, परकिंजे फाइबर, ये क्या है, स्पेशलाइज्ड फाइबर है हार्ट के अंदर। तो इन फाइबर्स में जो एवी नोड के अंदर जो फाइबर्स पाए जाते हैं, उन फाइबर्स में जो इम्पल्स जा रही है वो क्या हो जाती है, जा नहीं पाती, तो उस इम्पल्स यानी कि जो ऐसे नोड से इम्पल्स निकली और वो इम्पल्स क्या है, वहीं के वहीं घूम गई, तो जिससे पी वेव नहीं जनरेट होती। कैसे, देखिए, द आर्टियल फिब्रिलेशन इज द टाइप ऑफ एरिथमिया कैरेक्टराइज द रैपिड एंड इररेगुलर आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि इसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, जो इम्पल्स निकल रही है उस इम्पल्स को वो वहीं के वहीं घुमाती रहती है, जिससे पी वेव नहीं बन पाती। पी वेव कब बनेगी, जब वो इम्पल्स हमारे बॉडी के सरफेस पर बाहर आएगी। पॉइंट समझ रहे हो, ईसीजी क्या होती है, हमारे हार्ट के अंदर तो लगी नहीं होती, बाहर से लगी होती है, तो जब बॉडी सरफेस पर कोई इम्पल्स ट्रेवल करते हुए बाहर तक आएगी तब उसकी रीड करेगी। अगर वो इम्पल्स बाहर ना आकर अंदर ही वहीं के वहीं घूमती रहेगी तो उससे क्या होगा कि पी वेव जनरेट नहीं होगी, लेकिन वो हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन तो कराएगी ना, जो इम्पल्स बाहर निकलनी चाहिए थी, एक बार अपना काम करके बाहर निकल जानी चाहिए थी, वो बाहर ना निकल कर वहीं रह जाए, तो बार बार कॉन्ट्रैक्शन कराएगी, जिससे कॉन्ट्रैक्शन का जो रिपीटेशन है वो बढ़ जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा यानी कि सिस्टोलिक बढ़ जाएगा। ठीक है, किसका, आरटीएल का सिस्टोलिक बढ़ जाएगा, यानी कि आरटीएल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, उसके कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने से 300 से 400 बीट पर मिनट हो जाएगा। अब बार बार एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो तो वेंट्रिकुलर को भी तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो हार्ट रेट इससे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, तो हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है। हार्ट रेट क्या होता है कि एक बार सिस्टोल हो फिर उसके बाद डायस्टोल हो, अब सिस्टोल का रेट बढ़ जा रहा है, यानी कि 300 से 400 बीट हो जा रही है। क्यों हो जा रही है, इरेगुलरिटी, क्योंकि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का रेट जो बढ़ जा रहा है आर्टियल फिब्रिलेशन की वजह से। इट इज द मोस्ट ड्यू टू द सर्कस मूवमेंट ऑफ द इम्पल्स विद इन द आर्टियल मस्कुलेचर। क्या मतलब है इस बात का कि आर्टियल मस्कुलेचर यानी कि आर्टियल की जो मसल्स हैं उसी के बीच में इम्पल्स का क्या होता रहता है, सर्कस मूवमेंट होता रहता है, यानी कि वहीं के वहीं सर्कस यानी कि वहीं के वहीं घूमती रहेंगी, जिससे क्या है बार बार वो कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा आरटीएल का, जिसकी वजह से पी वेव नहीं बननी। पी वेव का तो सिंपल सा फंडा है कि बॉडी सरफेस पर अगर इम्पल्स आएंगी निकलकर तभी प्लॉट होगा। एवी नोड्स का भी सेम ये है कि एवी नोड में जब इम्पल्स होती है तो एवी नोड से सिंपल जो इम्पल्स है वो चली जाती है कहाँ पर, बंडल ऑफिस में, और बाकी की जो बचती है उससे वो बाहर आ जाती है, जिससे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है ना, तो पी वेव इज द एब्सेंट इन द ईसीजी, जिससे क्या पता चलता है, आर्टियल फिब्रिलेशन। द आर्टियल फिब्रिलेशन इज द कॉमन इज द ओल्ड पीपल एंड द पेशेंट विद द हार्ट डिसीज। ठीक है ना, ओल्ड पेशेंट में देखने को मिलती है। थ्रो इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, इट मे कॉज कॉम्प्लिकेशन। लाइफ थ्रेटनिंग जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्शन ही तो करा रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्शन ना हो हार्ट का वो प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम होती है कि लाइफ थ्रेटनिंग में क्या, एक तो कॉन्ट्रैक्शन ना हो वो प्रॉब्लम है, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन जरूरत से ज्यादा हो जाए वो प्रॉब्लम है, लेकिन इसको संभाल लिया जाता है, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग इतना नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग है नहीं। लाइफ थ्रेटनिंग की कंडीशन तब बन जाएगी कि इसकी वजह से जैसे स्ट्रोक वगैरह आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, तो तब स्ट्रोक की वजह से या किसी अदर कारण से जो है हो सकता है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, अब वेंट्रिकुलर में क्या है, सेम वही प्रोसेस जो वहाँ एट्रियल में हो रहा था वो वेंट्रिकुलर में होने लगे, एट्रियल में नहीं हो रहा, अब वेंट्रिकुलर में हो रहा। तो वेंट्रिकुलर में फिब्रिलेशन होगा तो क्या होगा उससे, तो वेंट्रिकल के अंदर मूवमेंट होता रहेगा इम्पल्स का। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन द डेंजरस कार्डिक इरिथमिया कैरेक्टराइज द रैपिड एंड इररेगुलर ट्विचिंग ऑफ द वेंट्रिकल। ट्विचिंग मतलब सिकुड़ना, ट्विचिंग मतलब एकदम से सिकुड़ जाना, किसी चीज को ट्विच हो जाना, जैसे ट्वीजर होता है, ट्वीजर या जैसे चिमटी जो होती है पकड़ने वाली, तो ऐसा करके पिचक जाती है, तो वो ट्वीज होना यानी कि बार बार पिचकना। ठीक है ना,
द ट्विचिंग ऑफ द वेंट्रिकल, ठीक है ना, रैपिड और इरेगुलर होगी। एक तो होता है कि अपना हार्ट जो है रेगुलर अपना रिदम में चल रहा है, लेकिन अपना रेगुलर रिदम छोड़कर वो ज़्यादा हार्ट रेट उसका बढ़ने लगे तो उसको बोलते हैं ट्विचिंग के तरीके से, मतलब उसका इरेगुलरिटी आ गई। उस इरेगुलरिटी को बोलते हैं एरिथमियाज। उस एरिथमिया के कई सारे कारण हो सकते हैं, चाहे नॉर्मोटॉपिक हो चाहे एक्टोपिक हो। एक्टोपिक होगा तो उसमें भी कई सारे कारण होंगे। एरिथमिया अगर नॉर्मोटॉपिक होगा तो उसमें भी 3 तरह का होगा, या तो ब्रेडिकार्डिया होगा, या साइनस ब्रेडिकार्डिया, या साइनस टैकिकार्डिया, या साइनस एरिथमिया होगा, ठीक है। तो एक्टोपिक होंगे तो उसमें भी कई सारे कारण हो सकते हैं, तो उसमें से एक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। वेंट्रिकुलर बीट द वेरी रैपिडली एंड रेगुलर ड्यू टू द सर्कस मूवमेंट। यहाँ पर भी कैसा हो रहा है, सर्कस मूवमेंट ऑफ द इम्पल्स विद इन द वेंट्रिकुलर मसल। तो वेंट्रिकुलर मसल्स के अंदर ही क्या रहेंगी, मसल्स में घूमती रहेंगी, तो जिससे बार बार जो है ऐसा होता है। एक बार वेंट्रिकुलर इस तरीके से किया, लेकिन वो सर्कस कर रहे हैं, आधा किया फिर किया फिर किया, आधा किया पूरा किया फिर आधा किया फिर थोड़ा सा किया, इस तरीके से सर्कस मूवमेंट होता है। यानी कि पूरा प्रॉपर उसको न तो फुल फ्लेज्ड एंड वेंट्रिकुलर को इम्पल्स को यानी कि सिस्टोलिक होने देने, कॉन्ट्रैक्शन होने देने, ना ही उसको रिलैक्स पूरा होने देने। जैसे रिलैक्स करने जाता है फिर से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी कि कंप्लीट रिलैक्सेशन नहीं हो, उससे पहले क्या हो जाएगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये भी तो इरेगुलरिटी है। द हार्ट रेट रीच द 400 से 500 पर मिनट, ठीक है, इतना पहुंच जाता है। दिस इज द ट्रिगर द वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल, ठीक है ना। जब एक्स्ट्रा सिस्टोल होने, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा हो रही है, यानी कि ज्यादा सिस्टोल हो रही है। ज्यादा सिस्टोल कब होगी, जब ज्यादा इंपल्स मिलेगी। ज्यादा इंपल्स कब मिलेगी, जब इंपल्स जो है एक अपने रिदम से, यानी कि ऐसे नोड से निकले फिर एवी नोड में आए, फिर बंडल ऑफ हिस में पहुंचे, फिर उसके बाद परकिंजे फाइबर में पहुंचे। नहीं, यहाँ क्या हो रहा है कि जब बंडल ऑफ हिस से निकलकर परकिंजे फाइबर में पहुंच रही है तो वहीं से फिर वो और ज्यादा फिर से एक और रिपीटेशन मोड में आ गया, यानी कि रिलैक्सेशन होने के बाद फिर दोबारा आएगी। वो तो हो गया नॉर्मल, लेकिन वहीं नॉर्मल होने से पहले ही, यानी कि उसका जो डायस्टोल था, डायस्टोल होने से पहले सिस्टोल हो जाए, ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाता है, हार्ट रेट जो है ज्यादा एक्स्ट्रा सिस्टोल होने लगता है वेंट्रिकुलर। आर्टिफिशियल पेसमेकर, यहाँ पर वो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद है आर्टिफिशियल पेसमेकर। आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या है, कि आर्टिफिशियल पेसमेकर, पेसमेकर होता क्या है वैसे, वो डिवाइस, वैसे तो वो डिवाइस जो कि मेन मेड होगा तो वो आर्टिफिशियल हो गया, और नेचुरली बना हुआ है तो वो पेसमेकर। कौन सा नेचुरली, ऐसे नोड, ऐसे नोड को बोलते हैं वो इम्पल्स जनरेटर, यानी कि ऐसा डिवाइस जो इम्पल्स जनरेट करे, और उस इम्पल्स की वजह से हार्ट रेट में एक रिदम आए, यानी कि हार्ट रेट होती है, हार्ट बीट होती रहे, हार्ट बीट होती रहे। उसके लिए नेचुरली क्या पाया जाता है, पेसमेकर, ऐसे नोड, ठीक है। तो अब ऐसे नोड तो था, लेकिन अब वो ऐसे नोड अपना काम अगर ठीक से नहीं कर पा रहा है, यानी कि इम्पल्स तो जनरेट कर रहा है, लेकिन उसको 65 या 200 इम्पल्स जनरेट करनी थी, लेकिन वो इतनी ना कर 30-40 कर रहा है, यानी कि इम्पल्स कम जनरेट कर रहा है। अब इम्पल्स कम जनरेट करेगा तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, यानी कम कॉन्ट्रैक्शन होगा, कम हार्ट बीट बनेंगी। कम हार्ट बीट बनेंगी तो कम वॉल्यूम निकलेगा, कम वॉल्यूम निकलेगा तो ब्लड के जो बॉडी की जो सेल्स हैं उनको कम और जो है ब्लड पहुंचेगा, ठीक है। यानी कि जो प्रेशर है, बीपी, वो भी कम हो जाएगा, यानी कार्डिक आउटपुट भी तो घटेगा। अगर हार्ट बीट घटेगी तो कार्डिक आउटपुट भी घट जाएगा, यानी कि कार्डिक आउटपुट घट जाएगा तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो भी डिक्रीज कर जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। तो जो ब्लड वेसल के अंदर जो बॉडी की जो सेल तक जो ब्लड पहुंच रही है उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम पहुंचेगा। ब्लड वॉल्यूम कम पहुंचेगा तो जो सेल को जो एक रिक्वायरमेंट थी ब्लड की, जिसमें ऑक्सीजन और उसका न्यूट्रिएंट्स था, वो नहीं मिल पाएगा, जिससे क्या होने लगी, सेल जो है पहले तो अडेप्टेशन करने की कोशिश करेंगे, अडेप्ट होंगी। अगर वो अडेप्ट नहीं कर पाई तो फिर वो डेड होने लगेंगी, तो उसके क्या बोलेंगे, नेक्रोसिस होने लगेगी। नेक्रोसिस होगी तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी, ऑर्गन फेलियर हो सकता है, ऑर्गन फेलियर की वजह से डेथ भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं डेथ का भी कारण बन सकता है, ठीक है। तो उस चीज को करेक्ट करने के लिए, इस तरह का प्रोसेस ना हो, तो जब ऐसे नोड इम्पल्स प्रॉपर इम्पल्स नहीं बना पाता तो उसके लिए आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। वो आर्टिफिशियल पेसमेकर एक मशीन होती है जो कि लो इंटेंसिटी की इम्पल्स जनरेट करती है, जैसे कि ऐसे नोड करता है, वही ऐसे नोड की तरह इम्पल्स जनरेट करती है, और वो इम्पल्स जो है हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन कराता है। इसको मोबाइल से या अदर डिवाइस से उसको क्या कंट्रोल किया जाता है, उसकी एक रिदम सेट कर दी जाती है। अगर मान लो कि
हार्ट को ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको हम इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा रिदम बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं उसको, और एक सेट करके जो डॉक्टर के द्वारा टेक्नीशियन के थ्रू उसको सेट कर दिया जाता है और पेसमेकर जो है उसमें चलता रहता है। अच्छा, ये पेसमेकर के अंदर क्या लगी रहती है? लिथियम आयन की बैटरी लगी रहती है, और ये लिथियम आयन की बैटरी जो है, लिथियम आयन वैसे ही क्या कहते हैं, कार्सिनोजेनिक होता है, और लेकिन इस कार्सिनोजेनिक डिवाइस को फिर भी हार्ट के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। कैसे? कि उसको जो केस होता है, यानी कि उसको जो अंदर जो रखा जाता है जिसके, वो होता है टाइटेनियम का बना हुआ, और टाइटेनियम हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसके साथ ज़्यादा लड़ता नहीं है, ठीक है, वो उसके साथ फेमिलियर हो जाता है थोड़े समय के बाद, कुछ समय के बाद थोड़ा तो इफेक्ट तो डालेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा सेफर रहता है और रिएक्ट नहीं करता, और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उस पर एक्ट ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। तो पेस मेकर इज द इम्प्लांट अंडर द स्किन ओवर द चेस्ट ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना। तो जो ओवर द स्किन यानी कि स्किन के अंदर उसको इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है ना, हार्ट के पास जो है इम्प्लांट किया जाता है उसको। दिस डिवाइड हैज द लिथियम बैटरी मे बी द लास्ट 10 to 15 ईयर, यानी कि 10 से 15 साल तक चलने वाली बैटरी लगाई जाती है। सोचो कितनी अच्छी क्वालिटी की बैटरी लगाई, कारण नहीं चलती आजकल बैटरी से। मोबाइल की बैटरी जल्दी खराब हो जाती है, 15 साल कहाँ से चलता है मोबाइल की बैटरी, खराब हो जाती है 1 2 3 साल में। The contain the battery power the pulse and generate and the produce the chemical electrical impulse capable the stimulating the heart, ठीक है। तो क्या करती है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करती हैं, जो कि क्या करती है? स्टिमुलेट करती है हार्ट को, ठीक है। फिर उसके बाद है इफेक्ट ऑफ चेंज इन द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब हार्ट की हमने जब ईसीजी पढ़ रहे थे तो ईसीजी में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पी वेव बननी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनना, सब सारी चीज़ें होनी, और उससे हमने हार्ट के मूवमेंट को देखा, यानी कि हार्ट बीट देखी, हार्ट बीट के यानी कार्डिक साइकिल देखी। तो कार्डिक साइकिल अपने प्रॉपर 72 टाइम्स जो है बीट करता है 1 मिनट में, ये सब सारी चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ी और देखी। तो उसको वो प्रॉपर अपना काम करते रहे, इसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी काफ़ी रोल प्ले करते हैं, जिसमें से जैसे कि सोडियम, पोटेशियम का कंसंट्रेशन और कैल्शियम का कंसंट्रेशन बहुत ही की रोल प्ले करते हैं इसके हार्ट के नॉर्मल रिदम के लिए, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का जो है चेंज होने से हार्ट रेट पर क्या फ़र्क पड़ सकता है वो देखते हैं। नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब ईसीएफ, जो कि सेल के बाहर पाए जाने वाले फ्लूइड को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और सेल के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को क्या बोलते हैं? इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इनके सेल के बाहर, पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से। तो सेल के बाहर जितना भी होगा वो क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ब्लड किस में आता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में कि इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में? ब्लड भी हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आता है, क्योंकि वो सेल के अंदर नहीं होता, वो ब्लड वेसल के अंदर है, बेशक क्लोज सर्कुलेशन में है, लेकिन सेल के अंदर नहीं है। जो चीज सेल के अंदर होगी वो इंट्रासेलुलर, और जो सेल के बाहर होगी वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज द रेस्पॉन्सिबल, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द टिश्यू इंक्लूडिंग द मायोकार्डियम, ठीक है। जब एक्शन पोटेंशियल वाले यूनिट में, ठीक है ना, एक्शन पोटेंशियल वाली, चाहे उसमें अगर आप वीडियो में जाकर देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि सोडियम का इन्फ्लक्स स्टिमुलेट करता है। जब स्टिमुलेशन मिलता है किसी भी मायोकार्डियल सेल हो या किसी भी सेल को, तो उससे क्या हो जाती है? वो स्टिमुलेट हो जाती है। स्टिमुलेट होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन करने लगती है, ठीक है। तो वो सोडियम के इन्फ्लक्स से। पोटेशियम से क्या होने लगता था? रिपोलराइजेशन होने लगता था। सोडियम की वजह से डीपोलराइजेशन होने लगता था, और कैल्शियम की वजह से भी क्या? डीपोलराइजेशन हो जाता था, ठीक है। तो वो जो पोलराइजेशन वाला, एक्शन पोटेंशियल वाला जो जो है वीडियो है, एक बार जरूर देखिएगा, तो कि सोडियम और पोटेशियम का और कैल्शियम किस तरीके से काम करते हैं। तो इनकी कंसंट्रेशन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। किस तरीके, और इसकी जब डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रही तो इनकी कंसंट्रेशन भी इफेक्ट डालेगी। कैसे इफेक्ट डालेगी वो आगे देखेंगे। लेकिन नॉर्मल रेंज क्या होती है? नॉर्मल सोडियम कंसंट्रेशन इन द ब्लड, ठीक है। ब्लड में कितनी होती है? 135 to 145 मिली इक्वल पर लीटर, ठीक है। नॉर्मल पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन कितनी होती है? 3.5 to 5 मिली इक्वल पर लीटर, और कैल्शियम की कितनी होती है? 9 to 11 mg पर डी, ठीक है। अगर मिली इक्वल में देखें तो 4.5 से 5.5 मिली इक्वल। इफेक्ट ऑफ हाइपर कैलेमिया,
क्या लिखा हुआ है, हाइपर कैलेमिया, कैल्सीमिया नहीं है, हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया का मतलब क्या है, पोटेशियम। यहाँ पर कैलेमिया वर्ड का मतलब है पोटेशियम और हाइपर का मतलब है ज्यादा, यानी कि हाइपर कैलेमिया किसका, पोटेशियम का कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाए, किसमें बढ़ेगा, ब्लड में। ब्लड में अगर किसका कंसंट्रेशन, पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लीडिंग द हाइपर पोलराइजेशन, क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन। वहां पर समझाया था हाइपर पोलराइजेशन, अगर नहीं समझा वहां पर, मतलब वहां पर जाकर देख सकते हो। मैं यहाँ पर एक और बार बता देता हूँ। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब, पोलराइजेशन का मतलब होता है जब सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि रेस्ट कंडीशन में होती है, तो उसके सेल के अंदर का आयन का कंसंट्रेशन और सेल के बाहर के आयन का कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस होता है, ठीक है ना, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसमें कंसंट्रेशन रहता है। तो उसके जो अंदर का जो पोटेंशियल है, यानी कि अंदर का जो कंसंट्रेशन है, वो एज कंपेयर टू बाहर के कंसंट्रेशन में पॉजिटिव आयन के अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो पॉजिटिव आयन बाहर ज्यादा होता है और अंदर कम होता है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आता है। सेल के अंदर का नेगेटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव का कम होना और नेगेटिव चार्ज होना, और सेल के बाहर का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना, जिससे सेल की मेम्ब्रेन बाहर से पॉजिटिवली चार्ज और अंदर से नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, इस कंडीशन को बोलते हैं पोलराइजेशन। और इस पोलराइजेशन की कंडीशन में जब स्टिमुलेशन मिलता है तो सोडियम का इनफ्लक्स होता है। सोडियम के इनफ्लक्स होने की वजह से सोडियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ने लगेगा, और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कैसा था, नेगेटिव। जो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन नेगेटिव है और उसमें सोडियम पॉजिटिव होता है, वो जब अंदर आने लगेगा स्टिमुलेशन की वजह से, तो सेल में क्या होने लगेगा, पॉजिटिव आयन बढ़ने लगेगा, जिससे सेल जो है डीपोलराइजेशन में हो जाएगी। पोलराइजेशन थी अभी, नेगेटिव अंदर पॉजिटिव बाहर था, अभी कैसी थी, पोलराइज्ड कंडीशन में थी, अभी कैसी हो जाएगी, डीपोलराइजेशन हो जाएगा उसका, ठीक है, यानी कि अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर जो है नेगेटिव होने लगेगा। तो ये जो डीपोलराइजेशन की जो कंडीशन हो रही है, ठीक है, कब हो रही है, सोडियम के इनफ्लक्स होने की वजह से। अब हाइपर पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि ये जो डिफरेंस था अंदर के नेगेटिव और बाहर के पॉजिटिव के बीच का जो डिफरेंस था -90 मिलीवोल्ट, वो -90 मिलीवोल्ट से बढ़ जाए, यानी कि 110 हो जाए, यानी कि 110 मिलीवोल्ट हो जाए, या फिर और उससे भी बढ़ जाए 150 मिलीवोल्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, यानी कि अंदर का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाए कि थोड़े बहुत सोडियम से उसको फर्क ही ना पड़े, तो उसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। डिक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द मसल, जब हाइपर पोलराइजेशन में चले जाएगा तो डिक्रीज तो हो जाएगी एक्साइटेबिलिटी। और हाइपर कैलेमिया का मतलब क्या है, अब इससे हाइपर कैलेमिया से कैसे रिलेट करेंगे कि वहां पर मैंने एक्शन पोटेंशियल वाले चैप्टर में ये बताया था कि पोटेशियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है। तब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्या है, कम, लेकिन अगर पोटेशियम की कंसंट्रेशन बाहर ही ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो अंदर के कंपैरिजन में, तो उसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बाहर से फर्क ही नहीं आएगा ना, पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसको ज्यादा पॉजिटिव आयन देना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा सोडियम का इन्फ्लक्स करना पड़ेगा। सोडियम का ही इन्फ्लक्स होगा स्टिमुलेशन के लिए, हमेशा सोडियम का ही इन्फ्लक्स होगा, पोटेशियम का नहीं। अच्छा, सोडियम पोटेशियम चैनल्स भी बताए थे वहां पर कि कुछ आयन जो चैनल्स होते हैं, आयन चैनल, वो कुछ होते हैं पोटेंशियल डिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी कि जब पोटेंशियल का जब डिफरेंस होता है तब उसके खुलने और बंद होने की प्रोसेस रहती है। कुछ लिगेंड गेटेड होते हैं, कुछ ऑलवेज ओपन रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से रहता है। जो ऑलवेज ओपन रहते हैं उनसे फर्क आता है। तो जो पोटेशियम का कंसंट्रेशन जब बाहर निकल जाए, यानी ज्यादा पोटेशियम हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा सेल से, इंट्रासेलुलर फ्लूइड से पोटेशियम बाहर आ जाएगा, तो बाहर का जो है पोटेशियम क्या हो जाएगा, बाहर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो बाहर कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया की वजह से एक्साइटेबिलिटी क्या हो जाएगी, मसल्स की कम हो जाएगी। टी वेव इज द टॉल एंड टेटेंट एंड पीआर इंटरवल एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आर नॉर्मल, ठीक है। तो इस कंडीशन को पहचानने का तरीका क्या है ईसीजी में कि टी वेव कैसी मिलेगी हमें, टॉल मिलेगी और टेंटेड मिलेगी। टेंटेड मतलब टेंट की जैसे एकदम नो, है ना, पतली, यानी कि पतली हो जाएगी, यानी कि उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा हो जाएगा, कम। पी आर इंटरवल एंड पी आर मतलब पी और आर के बीच का जो डिस्टेंस है, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल रहेगा। इफेक्ट ऑफ द हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा तो जिसका इसका उल्टा हो जाएगा।
हाइपरपोलराइजेशन हो रही थी, वहां पर हाइपोपोलराइजेशन हो जाएगा। द एसटी सेगमेंट इज द डिप्रेस्ड। एसटी सेगमेंट मतलब एस और टी, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स था, ऐसे समझो उसको। तो ये थी पी वेव, थोड़ा सा गड़बड़ बना, ठीक है। ये बननी तुम्हारी पी वेव, ये क्यू आर एस और ये टी, ठीक है। तो ये जो एस और टी सेगमेंट क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, यानी कि एस और टी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना, डिप्रेस हो जाएगा। टी वेव इज द स्मॉल हो जाएगी, टी वेव कैसे हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। एंड फ्लैट और इंटरवर्ट, या तो फ्लैट इस तरह से छोटी हो जाएगी या फिर इस तरीके से हो जाएगी, फ्लैट होने लगेगी, एकदम ऐसा करके होने लगेगी, इस तरीके से बनने लगेगी। एंड यू वेव इज द अपीयरेंस सम टाइम, और कभी कभी क्या होने लगेगा कि इस तरीके से जो टी वेव थी, जो टी वेव है ये बनेगी ही नहीं, या तो टी वेव बनेगी नहीं, और टी वेव अगर बनती भी है इस तरीके से टी वेव, तो इस तरीके से यू वेव, एक यू वेव, टी वेव तो बनेगी नहीं, यू वेव भी हमको दिखाई देने लगेगी, ठीक है, सम टाइम। तो इस तरीके से सम टाइम यू वेव दिखाने लगेगी हाइपोकैलेमिया में। ठीक है, हाइपोकैलेमिया। फिर उसके बाद है हाइपर कैल्सीमिया, यहाँ पर ध्यान देना, कैल्सीमिया, और यहाँ पर कैलेमिया और यहाँ पर कैल्सीमिया, दोनों में डिफरेंस है। इफेक्ट ऑफ हाइपर कैल्सीमिया, जब हाइपर कैल्सीमिया ज्यादा होने लगेगा तो क्या होने लगेगा, शॉर्टिंग ऑफ द ड्यूरेशन एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, एसटी सेगमेंट शॉर्ट हो जाएगा। एंड क्यूटी इंटरवल, क्यूआरएसटी जो बन रहा था, इसमें जो क्यूटी इंटरवल है, क्यू और टी के बीच का जो इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि ये भी छोटा हो जाएगा, इसके बीच का जो इंटरवल है वो भी छोटा हो जाएगा, और एसटी सेगमेंट भी छोटा हो जाएगा। यू वेव भी अपीरियन होगी, यहाँ पर यू वेव और बनने लगी, टी के बाद यू बनने लगे, ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया में। और हाइपोकैल्सीमिया में क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड एसटी, यानी कि इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये बढ़ने लगेगा, और प्रोलॉन्ग द क्यूटी इंटरवल, क्यू के और टी के बीच का जो इंटरवल है वो भी बढ़ने लगेगा। और अपीयरेंस ऑफ द प्रोमिनेंट यू वेव, जो यू वेव है वो इस तरीके से प्रोमिनेंट दिखाई देगी, ठीक है, इस कंडीशन में, क्लियर। तो ये इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट का। अब कहोगे सर सोडियम का क्या फर्क है, सोडियम का तो बताया ही नहीं, है ना, कि सोडियम अगर ज्यादा हो जाए कंसंट्रेशन तो क्या होने लगेगा, सोडियम अगर कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाता है, सोडियम का कंसंट्रेशन, तो हाइपर एक्टिव हो जाती है, यानी कि उसका जो स्टिमुलेशन है वो ज्यादा होने लगेगा, समझ में आ रही है, हाइपर की कंडीशन में। और वहीं अगर कम है तो हाइपो एक्टिविटी हो जाएगी, यानी कि हार्ट जो है देर में स्टिमुलेट होगा, यानी स्टिमुलेशन के लिए किसकी जरूरत है, सोडियम की, और सोडियम का कंसंट्रेशन कम, तो सोडियम का कंसंट्रेशन ही कम है तो स्टिमुलेशन किससे होगा, सोडियम ही नहीं है। और अगर सोडियम ज्यादा है तो स्टिमुलेशन करने के लिए जो सोडियम लगेगा वो थोड़ा सा देना था, ज्यादा चला गया, क्यों ज्यादा चला गया, सोडियम ज्यादा था, तो हार्ट कैसा होने लगेगा, ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, यानी कि इम्पल्स ज्यादा बनने लगेंगे। तो सोडियम का कुछ इस तरीके से है। जैसे सोडियम के से एक और चीज बता देते हैं, यहाँ से एसोसिएट करती है, जैसे देखा होगा एनेस्थीसिया के बारे में सुना होगा कि एनेस्थीसिया देते हैं, तो एनेस्थीसिया में करते क्या है कि नर्व जो जा रही होती है ना, न्यूरॉन्स जा रहे होते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, नर्व ब्लॉक कर दी तो एनेस्थीसिया में नस ब्लॉक कर देते हैं, है ना, नस सुना होगा नॉर्मल भाषा में कि नस ब्लॉक कर दो। होता क्या है कि वो जो दवा होती है वो सोडियम के जो स्टिमुलेशन करती है, सोडियम जो स्टिमुलेशन करेगा उसको ब्लॉक कर देती है, यानी कि वो लीगेंड की तरह काम करती है, और जो सोडियम चैनल्स होते हैं उनको कर देती है बंद, ठीक है। वो दवा जो होती है, यानी कि एनेस्थेटिक जो ड्रग्स होती हैं वो सोडियम के इन्फ्लक्स को रोक देती है, बात समझ रही, सोडियम के इन्फ्लक्स को, जिससे कि क्या होता है कि कोई भी मसल क्या नहीं होगी,
जो पर्टिकुलर एरिया की जो मसल है या न्यूरो फाइबर है, ठीक है, या न्यूरॉन्स है, उसकी जो अगर सोडियम का चैनल बंद हो जाएगा, सोडियम का चैनल यानी सोडियम जिससे अंदर आना था वो सोडियम चैनल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जो सोडियम क्लोज हो जाएगा तो सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा, इन्फ्लक्स नहीं होगा तो डिपोलराइजेशन नहीं होगा, डिपोलराइजेशन नहीं होगा तो एक्साइटेड नहीं होगी, यानी कि उसकी एक्साइटमेंट कम हो जाएगी। अब एक्साइटमेंट कम हो जाएगी तो स्टिमुलेशन ही नहीं होगा, यानी स्टिमुलेशन नहीं होगा तो एक्साइटमेंट कम हो गई तो वर्क ही नहीं करेगी, तो इस तरीके से वो एनेस्थाइज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद कार्डिक साइकिल, ये दोबारा रिपीट हो गया है यहाँ पर, तो रिवीजन भी करवा दे रहे हैं। ये कार्डिक साइकिल क्या होती है कि 8.8 सेकंड में हार्ट रेट जो 75 बार यानी कि जो धड़कता है उसी को क्या बोलते हैं, हार्ट रेट, यानी कि कार्डिक साइकिल, यानी कि सीक्वेंस ऑफ द चेंज द प्रेशर एंड फ्लो द हार्ट चैम्बर एंड ब्लड वेसल बिटवीन द टू सबसीक्वेंट कार्डिक कंसंट्रेशन। ठीक है ना, कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन इज द नोन एज द साइकिल, कार्डिक साइकिल, यानी कि एक बार सिस्टोल हुआ फिर उसके बाद डायस्टोल हुआ, फिर अगली बार जो सिस्टोल होगा, इन दो सिस्टोल्स के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, उसके बीच में जो हार्ट के अंदर का वॉल्यूम, हार्ट की जो स्ट्रक्चर, जो उसका कॉन्ट्रैक्शन, उनमें सब में जो चेंज आ रहा है उसी को बोलते हैं हम कार्डिक साइकिल, और ये बार बार होता रहेगा इसलिए साइकिल बोल रहा है। आर्टियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का, और आर्टियल डिस्टोल डायस्टोल 0.7 सेकंड का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड। ये सब बता रखा है वहाँ पर, कितने इवेंट होते हैं, 2 तरीके का होता है। ठीक है, कार्डिक साइकिल के बारे में पूरा बताया हुआ है। डिस्टोल, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्शन और जो डायस्टोल और सिस्टोल जो क्लिनिकली जो वर्ड यूज होते हैं वो स्पेसिफिकली वेंट्रिकल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर डायस्टोल और सिस्टोल लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, वो वेंट्रिकुलर के लिए क्लिनिकली यूज किए जाते हैं। वैसे होते दोनों में है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एट्रियल और वेंट्रिकुलर दोनों में होगा, लेकिन स्पेसिफिकली जो डिनोट करते हैं क्लिनिकली, ठीक है, वो वेंट्रिकुलर के लिए। और लब डब का जो साउंड है वो तो हो ही रहा है। ठीक है, लब डब का साउंड यानी साउंड का प्रोड्यूस होगा जब वाल्व क्लोज और ओपन होंगे। जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होते हैं तब कौन सा, लब सुनाई देता है। जब सेमी लूनर वाल्व क्लोज होते हैं तो डब सुनाई देता है। ठीक है ना, इस तरीके से। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा कार्डिक आउटपुट। तो कार्डिक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप फ्रॉम द ईच वेंट्रिकल, यानी कि जो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो उससे जो हार्ट से निकलने वाला जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल में जाएगा। ब्लड वेसल कौन से, आर्टरीज में जाएगा। और आर्टरी कहाँ, आर्टरी में कहाँ से जा रहा है, एरोटा से होकर, तो एरोटा से निकलकर, ठीक है ना, और पल्मोनरी वेन से होकर, ठीक है, कहाँ पहुंचेगा, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी से होकर वो कहाँ पहुंचेगा, लंग्स में पहुंच जाएगा एक तरफ, और एक तरफ पहुंच जाएगा पूरी बॉडी में, यानी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है। हार्ट से निकलकर जो ब्लड बाहर निकल रहा है उसको हम बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। ठीक है, यानी कि ईच वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल मतलब लेफ्ट और राइट दोनों वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल से निकलकर ब्लड पंप होकर कहाँ निकले, बॉडी में जाए। ठीक है, ब्लड वेसल्स में जाए, उस वॉल्यूम को बोलते हैं कार्डिक वॉल्यूम। ठीक है, और उस निकलने वाले उस वॉल्यूम को बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड यानी कि पूरा का पूरा जो ब्लड निकल रहा है उसको बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। द कार्डिक आउटपुट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ द ब्लड फ्लो थ्रू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी डिपेंड अपॉन द कार्डिक आउटपुट। अब कार्डिक आउटपुट की वजह से उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट में कितना कितना ब्लड जाएगा वो कार्डिक आउटपुट से बहुत फर्क आता है। अब पैरों में ब्लड पहुंचाना है और कार्डिक आउटपुट कम है, यानी कि ब्लड ही कम निकल रहा है, तो ब्लड का फ्लो जो है पैरों में ज्यादा होगा कम होगा, कम होगा, क्यों, क्योंकि कार्डिक आउटपुट घटा हुआ है। वहीं कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा तो जो पल्स होती है वो ज्यादा हैवी सुनाई देगी। ठीक है, यानी कि पैल्पेशन उसकी हैवी हो जाएगी, सुनाई देने का मतलब कानों से नहीं सुनाई देगी। ठीक है, पैल्पेशन। ठीक है, तो कार्डिक आउटपुट ज्यादा होने की वजह से हार्ट रेट भी बढ़, हार्ट का जो बीपी है यानी कि ब्लड प्रेशर वो भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्डिक आउटपुट बढ़ गया। कार्डिक आउटपुट में ब्लड का जो वॉल्यूम है वो ब्लड वेसल में ज्यादा जाने लगेगा, और जो ज्यादा जाएगा तो ब्लड का जो वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका प्रेशर, जो ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो भी बढ़ने लगेगा। जिससे क्या होने लगा, बीपी बढ़ने लगा, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो कार्डिक आउटपुट एक्सप्रेस इन द 3 वे, यानी कि कार्डिक आउटपुट को 3 तरीके से हम शो कर सकते हैं। पहला स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब मिनट वॉल्यूम, और कार्डिक स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वर्ड समझ में आ रहा है, जब क्रिकेट खेलते हैं तो स्ट्रोक लगाते हैं, पूरी ताकत से लगाते हैं, यानी कि पूरी ताकत से, हार्ट जितनी ताकत होती है उसमें पूरी ताकत से जो ब्लड को बाहर फेंकने की जो क्षमता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि एक बार में कितना ब्लड वेंट्रिकुलर बाहर फेंक सकते हैं हार्ट से।
उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, सिंगल टाइम, ठीक है। मिनट वॉल्यूम क्या होगा, 1 मिनट में टोटल कितनी बार फेंका, मतलब कितना ब्लड बाहर फेंका 1 मिनट के अंदर, तो उसको बोलते हैं मिनट वॉल्यूम। कार्डिक इंडेक्स, इन इसके बारे में मतलब इंडेक्स जो है कि इसको पूरे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कार्डिक इंडेक्स में आता है, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम और तुम्हारा वॉल्यूम मिनट वॉल्यूम को मिलाकर कार्डिक इंडेक्स बनता है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml, 70 ml बोले तो यानी कि एक बार नॉर्मल हेल्दी पर्सन 70 kg के पर्सन का अगर देखा जाए जिसके अंदर 5 लीटर लगभग ब्लड हो, तो उसका कार्डिक आउटपुट नॉर्मली 70 ml माना जाता है। 70 ml एक बार के स्ट्रोक में, स्ट्रोक मतलब वही पूरी ताकत से कितना वेंट्रिकुलर जो है बाहर फेंक रहा है ब्लड को, वो बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट द बाय द ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग द ईच बीट। ईच बीट का मतलब बीट कब बनती है, एक सिस्टोल हुआ एक डायस्टोल हुआ, 1 बीट कंप्लीट। तो जो सिस्टोल हुआ तो सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा, वेंट्रिकुलर का। सिस्टोल मैंने बताया ना, यहाँ पर क्लिनिकली किसके लिए बोल रहे हैं हम, वेंट्रिकुलर। तो वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्शन पे, क्योंकि एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कहाँ जाएगा ब्लड, वेंट्रिकुलर में, लेकिन वेंट्रिकुलर में अगर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में। तो ये जरूरी है। तो कितना ब्लड वेसल में बाहर गया एक बार, यानी कि ईच बीट में कितना वॉल्यूम बाहर गया, तो उसको बोल रहे हैं हम यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम के बाद है फिर मिनट वॉल्यूम, जो कितना था 70 ml पर। अब ये 70 ml जो है एक ईच यानी स्ट्रोक वॉल्यूम है एक ही बार में, यानी कि ईच बीट में, ठीक है। फिर उसके बाद है मिनट वॉल्यूम। मिनट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ईच द अमाउंट ऑफ द पंप्ड आउट द ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में टोटल 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है 72 टाइम्स, ठीक है। अब 72 टाइम धड़क रहा है, यानी कि 72 टाइम बीट्स ले रहा है, तो यानी कि 72 टाइम कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होगा। 72 टाइम जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो हर एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना निकलना 70 ml, तो 70 इंटू 72 कर देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 5 लीटर, अप्रॉक्स 5 लीटर आएगा, ठीक है। यानी कि 72 का 70 से अगर इंटू करेंगे तो कितना निकल के आएगा, अप्रॉक्स 5 लीटर निकल कर आएगा। तो ये जो है मिनट वॉल्यूम, यानी कि 1 मिनट में कितना ब्लड वेंट्रिकल से निकल रहा है, उसको हम क्या बोले, मिनट वॉल्यूम। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द हार्ट रेट, ठीक है। यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट का जब हम गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या निकल आता है, मिनट वॉल्यूम। कार्डिक इंडेक्स, कार्डिक इंडेक्स इज द मिनट वॉल्यूम एक्सप्रेस्ड in the relation to the square meter of the body surface area। यानी कि जब हमारा ब्लड जो है ब्लड वेसल से निकलकर बाहर पहुंचेगा, बाहर पहुंच के कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल से क्या है कि हमारी बॉडी का जो एरिया है उसको कवर करेगा नहीं करेगा, यानी कि पूरी बॉडी का जो सरफेस है हर एक सेल तक ब्लड को पहुंचाना है। तो जो हमारी पूरी बॉडी का जो बॉडी सरफेस है वो अप्रोक्स 70 kg के पर्सन का, जिसकी हाइट जो है 5.7 या 5.9 के समथिंग रहती है, उसका 1.734 स्क्वायर मीटर होती है, ठीक है। ये क्या है, सरफेस एरिया, बॉडी का सरफेस एरिया माना जाता है, ठीक है। 1.7, अब 1.7 का और इसका जो नॉर्मल वैल्यू निकल के आती है वो कितनी 2.5, कैसे निकल कर आ रही है 2.8, कि जब हम 5 लीटर यानी कि 1 मिनट में कितना निकल रहा है हमारा 5 लीटर ब्लड जो निकल के बाहर आया था, वो 5 लीटर ब्लड हमारे कितने बॉडी के सरफेस एरिया को कवर करेगा, ये यहाँ पर है, ठीक है ना। यानी कि 1 मिनट में निकलने वाला जो ब्लड वॉल्यूम है कितनी बॉडी सरफेस को कवर कर रहा है, उससे हमारा क्या निकल रहा है, कार्डिक इंडेक्स। कैसे निकल रहा है कार्डिक इंडेक्स, कि जब 5 लीटर में 1.734 का भाग लगाओगे तो लगभग 2.8 आएगा, है ना, अप्रोक्स 2.8 आएगा। इसका फॉर्मूला भी है इसी तरीके से, वेंट्रिकुलर पर मिनट, वेंट्रिकल पर मिनट का मतलब क्या है यहाँ पर, ये वेंट्रिकल पर मिनट यानी कि मिनट वॉल्यूम पर स्क्वायर मतलब यानी कि जो हमारा एरिया है उससे क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 5 लीटर, और इस पर स्क्वायर हमने कितना हमारा 1.734, जब इससे भाग लगाएंगे तो हमारा निकल कर आएगा, नॉर्मल वैल्यू किसकी निकल कर आएगी कि पर लीटर स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। यानी कि 2.8 लीटर पर स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर में 2.8 लीटर ब्लड सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बड़ी समझ रहा है कि इतना लीटर स्क्वायर मीटर
यानी कि लगभग 1 स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 मीटर का जो स्क्वायर कर दें तो यानी कि स्क्वायर मीटर एरिया में इतना ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बॉडी के अंदर। ये एरिया मतलब बाहर सरफेस पे नहीं हो रहा है, किसी पे बॉडी की सरफेस पर हो रहा है, ठीक है ना, बॉडी के रेफरेंस में बात हो रही है, ठीक है। तो उससे निकल आता है हमारा कार्डिक इंडेक्स। क्लियर। कार्डिक आउटपुट दो चीजों पर बेसिकली डिपेंड कर रहा है, किस पर, एक तो स्ट्रोक वॉल्यूम पर, दूसरा हार्ट रेट पर। इसी पर तो डिपेंड कर रहा है, यानी कि कितना तो हार्ट रेट होगा। अगर हार्ट रेट ज़्यादा हो, किसी का हार्ट रेट ज़्यादा हो मतलब कि वो 72 की टाइम की बजाय 100 टाइम्स अगर वो बीट कर रहा है तो ज़्यादा वॉल्यूम निकलेगा ना, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा ना। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए स्ट्रोक वॉल्यूम, अभी तक 70 ml निकाल रहा था, अगर वो 30 ml निकालने लगेगा तो क्या होगा, यानी कि एक स्ट्रोक में कम वॉल्यूम निकाल रहा है 30 ml, तो उससे क्या हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट घटेगा बढ़ेगा, घट जाएगा। यानी कि दोनों पर डायरेक्टली क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। अब ये स्ट्रोक वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है और हार्ट रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, तो हार्ट रेट को अगर देखें तो नर्वस सिस्टम और हॉर्मोन्स पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि हॉर्मोन्स अगर चाहें तो ज़्यादा उसको हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं हॉर्मोन्स, आपने कैटाकोलामाइन सुना होगा, कैटाकोलामाइन नहीं सुना है तो फाइट फ्लाइट फ्लाई फ्लाइट फ्राइट सुना होगा, ठीक है। जब कंडीशन, जब एकदम से भूत का या किसी चीज़ का डर लगता है, जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तो बॉडी का जो है अचानक से हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाता है। तो वो नर्वस सिस्टम का काम है, वहीं जो नर्वस सिस्टम के साथ जो है हमारा हार्मोनल जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वहाँ से हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, ठीक है। तो वो हार्मोन्स का भी काम होता है, वो क्या करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। तो उसी को दोनों को मिलाकर कैटाकोलामाइन वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा कि अगर ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड के वॉल्यूम से कैसे, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है, ब्लड वॉल्यूम और वेस्कुलर रेजिस्टेंस पर। और ये स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से चेंज क्या हो रहा है, कार्डिक आउटपुट। अभी पता है कि कैसे चेंज हो रहा है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम इन दोनों पर कैसे डिपेंड है, ब्लड का वॉल्यूम अगर बढ़ जाए, ब्लड का वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा कि मान लो कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और उसका ब्लड लॉस हो रहा है। अब ब्लड लॉस हो रहा है तो वीनस ब्लड जो है हार्ट के पास ज़्यादा जाएगा कि कम, कम जाएगा। जब हार्ट के पास ब्लड ही कम जाएगा तो हर बार वेंट्रिकल से ब्लड ज़्यादा बाहर फेंकेगा, कम बाहर फेंकेगा, कम बाहर फेंकेगा। कम का मतलब है कम स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा तो कार्डिक आउटपुट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब वेस्कुलर रेजिस्टेंस को समझो कैसे है, इस पर कैसे डिपेंड है। वेस्कुलर रेजिस्टेंस का मतलब है कि हार्ट का, मान लो कि हार्ट से निकलने वाला जो ब्लड है उसमें ब्लॉकेज आ गया, यानी कि हार्ट की जो वेसल्स हैं, वेसल्स में ब्लॉकेज आ गया। अब ब्लड में ब्लॉकेज आने की वजह से जो प्रेशर है, पीछे से पड़ने वाला जो प्रेशर है वो हो जाएगा कम। तो हार्ट धीरे धीरे क्या होने लगा, प्रेशर जो है वो कम होने लगे हैं, ठीक है। यानी कि उसको जो कार्डिक आउटपुट है उसको घटाएगा। कैसे घटाएगा, वस्कुलर रेजिस्टेंस, यानी कि जब आगे जब ब्लड जा ही नहीं रहा, पीछे से ढकलने वाला बार बार ढकेल रहा है। कौन ढकेल रहा है, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर बार बार ढकेल रहे हैं, पंप कर रहे हैं उसको, और आगे जो है ब्लॉकेज है तो वो ब्लड वहीं के वहीं रुक जाएगा और ब्लड वेसल फटने के भी चांस रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का वेस्कुलर रेजिस्टेंस रहता है, यानी जिससे कार्डिक आउटपुट पर फर्क आता है। जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, वो अपनी पूरी ताकत से वॉल्यूम को स्ट्रोक नहीं कर पाता, ठीक है। इस तरीके से यह जैसे सोचा देखा होगा कि जब ब्लड निकालते समय हम यहाँ पर वो लगा देते हैं, टूनिकेट लगाते हैं। तो टूनिकेट लगाते समय क्या करते हैं कि जो अंदर के जो डीप फेसिया में हमारे आर्टरीज हैं, आर्टरीज क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। तो उससे पीछे से आने वाला जो ब्लड है उस पर प्रेशर बढ़ने लगता है आर्टरीज पर, जिसकी वजह से जो यहाँ से वापस जाने वाला जो वीनस ब्लड है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर रोक लेते हैं हम उसको, और रोकने की वजह से यहाँ पर वो बाहर दिखाई देने लगती है हमें वेन्स दिखाई देती है, क्योंकि वीनस ब्लड को हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और आर्टियल से आने वाले ब्लड को हम रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक पा रहे, क्योंकि जो डीप फेसिया में है इस वजह से। लेकिन उसको ज़्यादा टाइट बंद कर देंगे तो आने वाला भी बंद हो जाएगा और जाने वाला भी बंद हो जाएगा, जिससे क्या होने लगेगा, यहाँ पर हमें वेन्स दिखाई देने लगी। अब जाने वाला अगर हमने ब्लॉकेज कर दिया है तो वो भी तो ब्लड वॉल्यूम को क्या करेगा, कम भेजेगा, तो जिससे कम हो जाएगा हमारा कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस का होता है, रेजिस्टेंस, वेस्कुलर रेजिस्टेंस। वेस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स का, ठीक है, ब्लड वेसल। फैक्टर अफेक्टिंग
द हार्ट रेट। तो और क्या क्या हार्ट रेट को जो है फिटनेस लेवल, अगर कोई ज़्यादा फिटनेस में अच्छा है तो उसका हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। ये कार्डिक आउटपुट को कैसे जो है हार्ट रेट को बढ़ा रहे हैं तो बढ़ जा रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, कार्डिक आउटपुट बढ़ भी जाएगा घट भी जाएगा। तो लेकिन इफेक्ट कैसे कर रहे हैं, अगर किसी का फिटनेस लो है, कमजोर सा आदमी है, तो उसका कार्डिक हार्ट रेट कम होगा। अभी तक वो 100 की बजाय वो कम 72 से 60 पर आ जाएगा, 60 बीट पर मिनट पर आ जाएगा, 60 बीट पर मिनट पर आ जाएगा। जिसका फिटनेस लेवल अच्छा नहीं होगा तो उसकी जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा। हार्ट रेट कम हो जाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डिक आउटपुट घट जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही एज का है, ओल्डर एज में जो है हार्ट रेट जो कम हो जाता है। हॉर्मोन्स का है, ऑटोनॉमिक इन्वर्सन का है। ठीक है, ऑटोनॉमिक वही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। जो फैक्टर इफेक्टिंग स्ट्रोक में है वो कौन कौन से हैं, हार्ट का साइज। अब हार्ट का साइज छोटा हो जाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम तो वैसे ही कम हो जाएगा, और अगर हार्ट का साइज बड़ा हो जाएगा तब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिटनेस लेवल, जेंडर, अब एज कम्पेयर टू मेल फीमेल में देखा तो मेल का जो हार्ट होता है ज़्यादा हैवी होता है, बड़ा होता है साइज में। ठीक है, और वहीं फीमेल का थोड़ा साइज में छोटा होता है तो उसका उनका स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम रहेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम कम रहेगा तो कार्डिक आउटपुट कम रहेगा मेल फीमेल में। कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कि कितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, अपना फुल प्रेशर से अगर कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन, उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, कितनी देर तक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, बीच में रह गया, इम्पल्स खत्म हो गए, तो कॉन्ट्रैक्शन की जो ड्यूरेशन है वो कितनी हो रही है। प्री लोड यानी कि कितना ज़्यादा उसमें लोड है, यानी कि कितना ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम आ पा रहा है। ब्लड वॉल्यूम ही कम आ रहा है तो फिर स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे बढ़ सकता है। ठीक है ना, ये सब सारी चीज़ें आफ्टर लोड और प्री लोड, ये भी वही है, उसको और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से शो किया है। पैथोलॉजिकल वेरिएशन, कार्डिक आउटपुट पर पैथोलॉजिकली वेरिएशन कैसे फर्क पड़ता है, यानी कि पैथोलॉजिकली अगर देखें तो क्या क्या फर्क आ सकता है कार्डिक आउटपुट पर। जैसे कि फीवर के टाइम पर क्या होने लगता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कर जाता है। कार्डिक आउटपुट से अब समझ में आ रहा है ना, कार्डिक आउटपुट का मतलब है हार्ट के कार्डिक आउटपुट किस पर डिपेंड कर रहा है, 3 चीज़ों से एक्सप्रेस हो रहा है। एक तुम्हारा स्ट्रोक वॉल्यूम, और तुम्हारा मिनट वॉल्यूम, और कार्डिक इंडेक्स। ठीक है, तो कार्डिक इंडेक्स और जो कार्डिक आउटपुट तीनों को मिलाकर बोला जा रहा है, जहाँ पर कार्डिक जो हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो फीवर इज द इंक्रीज द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। ठीक है ना, फीवर में क्या होने लगता है, कार्डिक आउटपुट बढ़ने लगता है। एनीमिया में क्या होने लगता है, कार्डिक आउटपुट जो है इंक्रीज हो जाता है। एनीमिया में, एनीमिया में कार्डिक आउटपुट बढ़ क्यों जाएगा कि भैया जब ब्लड में एनीमिया के टाइम पर आरबीसी की ये प्रोसेस, आरबीसी है कम और सेल को चाहिए आरबीसी, यानी कि ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन, अब आरबीसी ही कम है, हीमोग्लोबिन ही कम है, तो उसको ऑक्सीजन ज़्यादा कैसे दी जा सकती है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा देने के लिए उसको ज़्यादा ब्लड भेजना पड़ेगा ना। ज़्यादा ब्लड भेजने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कार्डिक आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँच पाएगी हर एक सेल तक। तो कार्डिक आउटपुट बढ़ाकर ही तो ऐसा किया जा सकता है। तो इसलिए एनीमिया में क्या होने लगेगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, हाइपर थायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड जो है ज़्यादा काम करने लगेगी, तब भी क्या होने लगेगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। डिक्रीज कौन कौन सी कंडीशन में होगा, हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में। एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन समझ रहे हो ना, जब आरटीएल से जो उसका कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, बार बार कॉन्ट्रैक्शन ही होता रहेगा, तो उसमें वॉल्यूम बढ़ेगा का, यानी कि जो वीनस ब्लड है वो उसमें भरने का टाइम ही नहीं मिल रहा, इतने अंदर भरता नहीं है, उससे पहले वो निकल के वेंटिकल में भेज देता है ब्लड को, तो उसमें प्रॉपर ब्लड भर ही नहीं पा रहा ना, किसमें, आर्टेरियल में, जिसकी वजह से आर्टेरियल फिब्रिकेशन में क्या होने लगेगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होने लगेगा। इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक, जब हार्ट ब्लॉक होने लगा तो उसमें भी कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कि जब हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन रेट है वो क्या है, कम होने लगेगा, तो वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा, जिससे कि कार्डिक वॉल्यूम आउटपुट बाहर ज़्यादा नहीं निकल पा रहा है। शॉक की कंडीशन में, हेमरेज की कंडीशन में, हेमरेज में बताया कि जब कार्डिक का वॉल्यूम हेमरेज हो जाएगा, तो हेमरेज मतलब ब्लड का लॉस होने लगा है, तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा तो कार्डिक आउटपुट घट जाएगा। फैक्टर मेंटेनिंग द कार्डिक आउटपुट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेंटेन करके रखते हैं कार्डिक आउटपुट को। ठीक है, वीनस रिटर्न, वीनस रिटर्न मतलब जो ब्लड हमारी बॉडी से वेना केवा में पहुंच रहा है, पूरे बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करके वेना केवा के थ्रू हार्ट को देने के जो प्रोसेस है वो वीनस रिटर्न। ठीक है,
वो वीनस रिटर्न डायरेक्टली इफेक्ट करेगा किसको, कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करने में। अगर वो कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम, कार्डिक आउटपुट लेस। अगर वो ज़्यादा रहेगा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा, वीनस ब्लड का जो रिटर्न है वो बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, अब वो जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, इम्पल्स पर। इम्पल्स किस पर डिपेंड कर रही है, कार्डिक कंडक्टिविटी पर। कार्डिक कंडक्टिविटी एवी नोड एससी नोड पर डिपेंड कर रही है, तो कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उन पर डिपेंड कर रहा है। तो उन पर डिपेंड करने से क्या है, कॉन्ट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस कंडीशन में कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। हार्ट रेट पर तो डायरेक्टली अभी बताया था कि हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो क्योंकि वो डायरेक्टली इनटू करके स्ट्रोक वॉल्यूम से निकाला जाता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस मैंने बताया कि जैसे कि यहाँ पर हाथ को बांध दिया जाए तो उसका जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा, ठीक है, यानी कि आगे जो है रेजिस्टेंस हो रहा हो या पीछे की तरफ रेजिस्टेंस हो रहा हो, ठीक है। वीनस रिटर्न के भाई बताया ना, रेस्पिरेटरी पंप, मसल पंप, ग्रेविटी, इन सब के द्वारा, सिंपैथेटिक टोन या वीनस प्रेशर। वीनस प्रेशर मतलब वीनस का जो प्रेशर है वो बढ़ जाए, इनकी ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड पंप आउट ऑफ द वेंट्रिकल, यानी कि जब ब्लड जो है पंप होकर, यानी कार्डिक आउटपुट से जब ब्लड बाहर निकल रहा है तो कितना कितना ब्लड कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया में जा रहा है, कौन कौन से ऑर्गन को कितना जा रहा है, लीवर को कितना जाता है, किडनी को कितना जाता है, स्केलेटल मसल्स को कितना जाता है, ब्रेन को कितना जा रहा है, हार्ट को कितना जा रहा है। टोटल 5 लीटर तो है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट किस किस को कितना हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा कौन लेके जा रहा है, लीवर। सबसे ज़्यादा ब्लड कौन कहाँ जा रहा है, लीवर के पास जा रहा है। वहीं क्योंकि लीवर सबसे ज़्यादा काम करता है, उसको टॉक्सिसिटी भी खत्म करनी है पूरे ब्लड को, पूरा ब्लड का जो पूरा लेखा जोखा है उसी के पास रहता है कि ब्लड के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन सी चीज़ रखनी, कौन सी निकालनी है। सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग जो है तो किडनी है। दूसरा बात, किडनी के पास ज़्यादा क्यों जाएगा, उससे उसके कंपेरिजन में थोड़ा कम जा रहा है, लेकिन किडनी पर भी क्यों ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर प्योरीफिकेशन होना है उसका, जो जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको निकाल कर बॉडी से बाहर भी तो करना है। किडनी जो है, लीवर बता दिया कि ये चीज़ बाहर निकलेगी, लेकिन निकालेगा कौन, किडनी, ठीक है। तो वो भी सर्जी अंग की तरह काम करती है। स्केलेटल मसल, उसमें 900 ml पर मिनट, ये पर मिनट में कितना कितना वॉल्यूम जा रहा है, ठीक है। ब्रेन में 800, स्किन में 300, हार्ट को कितना 200, ठीक है। परसेंटेज में देखें तो 30% जो है लीवर में, किडनी में 26%, स्केलेटल मसल में 18%, ब्रेन में 16%, स्किन और बोन और जीआई ट्रैक को कितना 6% और हार्ट को कितना 4%, ठीक है। फिर उसके बाद है नॉर्मल हार्ट रेट, मैंने जैसे बताया 72 पर मिनट एंड रेंज बिटवीन द 60 to 80। अब 60 to 80 जो हार्ट रेंज है, यानी कि 60 से जब नीचे जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया, और 80 से ऊपर रहेगा तो टैकीकार्डिया। नहीं, 80 की बजाय 100 से जब ऊपर जाएगा तब टैकीकार्डिया, ठीक है। और ब्रेडिकार्डिया कब है, ब्रेडिकार्डिया डिक्रीज द 60 से नीचे जाए तो ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। इस तरीके से तो टैकीकार्डिया इज द इंक्रीज द हार्ट रेट, ठीक है। टैकीकार्डिया जो है इंक्रीज करता है, फिजियोलॉजी उसकी जो है कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में करता है, चाइल्डहुड, एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी, इन सब में भी जो है बिलोंग करता है कि टैकीकार्डिया यानी कि इंक्रीज कर जाता है। ये फिजियोलॉजिकल है, यानी कि अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, तो वो टैकीकार्डिया तो कहलाएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। चाइल्डहुड हो, ठीक है, चाहे प्रेगनेंसी हो, ठीक है, इमोशनल कंडीशन हो, ये सब। पैथोलॉजिकल कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि फीवर में भी क्या हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है। जब फीवर होता है तो किसी की हार्ट रेट बढ़ जाती है, टैकीकार्डिया हो जाता है। एनीमिया हो तो तब भी टैकीकार्डिया। तो एनीमिया में टैकीकार्डिया का क्या सीन है कि टैकीकार्डिया एनीमिया में जब हार्ट रेट बढ़ा रहेगा तो उससे क्या रहेगा, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है पहुंच पाएगा। लेकिन एनीमिया के केस में क्या होता है कि एनीमिया के केस में भी टैकीकार्डिया हो रहा है, क्योंकि हर एक सेल को क्या चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा ही न्यूट्रिशन चाहिए, और वो न्यूट्रिशन किससे पहुंचेगा और ऑक्सीजन किससे पहुंचेगी, उसके ब्लड के वॉल्यूम के ज़्यादा पहुंचने से। तो ज़्यादा वॉल्यूम पहुंचाने की वजह से आरबीसी का काउंट कम है एनीमिया में और हीमोग्लोबिन कम है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का अमाउंट पहुंचाना होगा। ज़्यादा ब्लड अमाउंट पहुंचाने के लिए ज़्यादा उसको धड़कना पड़ेगा, ठीक है ना, कार्डिक आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए टैकीकार्डिया हो जाता है। हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है कि जब ज़्यादा अगर न्यूट्रिशन की जब कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए हाइपरथायराइडिज्म। तब उस कंडीशन में हाइपर सिक्रेशन ऑफ कैटाकोलामाइंस जो होता है आपका हार्मोनल और न्यूरल दोनों का जो है जब सीक्रेशन एक साथ होता है
जैसे डोपामीन और इन सब का रिलीज एक साथ होता है पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में, हॉर्मोन्स में भी होता है, न्यूरोलॉजिकल भी, जब उस कंडीशन को बोलते हैं कैटाकोलामाइन, ठीक है ना, हाइपर सीक्रेशन ऑफ कैटाकोलामाइन। कार्डियो मायोपैथी, यानी कि अगर हार्ट में कोई मायोपैथी मतलब कोई भी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन वगैरह हो, ठीक है। डिसीज ऑफ हार्ट वाल, अगर हार्ट वाल में किसी प्रकार का कोई डिसीज है तब उस कंडीशन में क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया जो है 60 पर मिनट से कम नीचे रहता है तो ब्रेडिकार्डिया, 60 बीट्स पर मिनट से नीचे ब्रेडिकार्डिया। और फिजियोलॉजिकल कंडीशन देखें कि कब फिजियोलॉजिकल यानी कि नॉर्मली जिसको हम किसी डिसीज या उसमें कंडीशन में ना कंसीडर करते हुए नॉर्मल कंडीशन में भी क्या ब्रेडिकार्डिया होता है, हाँ होता है, उसको होता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं, एथलेटिकल प्रॉब्लम, एथलेटिकल कंडीशन में, और स्लीप के कारण, यानी सोते समय भी ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, यानी कि स्लीप जो हार्ट रेट है वो 60 से तक पहुंच सकता है। और एथलीट्स में यानी कि अगर वो कंट्रोल कर रहे हैं अपनी सांस रोक, मतलब सांस को, अपना ब्रीथिंग पैटर्न को कंट्रोल करके उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तब वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में है। पैथोलॉजिकल कौन सी कंडीशन है जिसमें ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हाइपोथर्मिया, हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथर्मिया मतलब ठंड अगर ज़्यादा लग रही है, या जैसे किसी बर्फीले इलाके में चले जाते हैं तो मेटाबॉलिक रेट भी स्लो हो जाता है, और मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाने के बाद पेरिफेरी में ब्लड जो है कम पहुंच पाता है, तो इसकी वजह से हाइपोथर्मिया की कंडीशन में भी ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, हार्ट धीरे धीरे काम करना होता है। हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज, CHD, ठीक है, और डीजनरेटिव प्रोसेस ऑफ एजिंग, जब ज़्यादा ओल्डर एज में होने लगते हैं तब भी हार्ट जो है स्लो काम करता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के केस में भी जो है हार्ट रेट जो है घट जाता है। इंक्रीज द इंटरक्रेनियल प्रेशर, जब इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि ज़्यादा इंटरक्रेनियल प्रेशर, जब कैरोटिड आर्टरी से जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तब उस कंडीशन में जो उसकी वेगल टोन है वो घट जाती है। वेगल टोन के घट जाने की वजह से हार्ट रेट घट जाता है। ड्रग विच द इंड्यूस ब्रेडिकार्डिया, बीटा ब्लॉकर, कुछ ड्रग्स भी होती हैं जो कि इसको कम करने काम आती हैं। क्योंकि ज़रूरत कहाँ पर है, ड्रग्स की क्यों ज़रूरत पड़ रही है भाई, ट्रैकीकार्डिया में तो ज़रूरत, उसमें भी जरूरत पड़ती है, टैकीकार्डिया करने के लिए भी ड्रग्स होती हैं, और ब्रेडिकार्डिया के लिए। ब्रेडिकार्डिया के लिए जो ड्रग्स हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, जो बीटा ब्लॉकर हैं या चैनल ब्लॉकर हैं या डिजिटल या एरिथमिक ड्रग्स हैं, वो क्या करती हैं कि जो इम्पल्स निकलती हैं वेगल टोन, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व से या वेगस नर्व से जो इम्पल्स निकलती हैं, जो वैसो मोटर न्यूरॉन से जो निकलती हैं उनको क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती है, यानी कि उनके सिग्नल को कर देती है ब्लॉक, जिससे कि उनके ब्लॉक करने से ब्रेडिकार्डिया, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो को उसको घटाने के लिए बीटा ब्लॉकर इस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है इसमें जो है। फिर उसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। हार्ट रेट का जो रेगुलेशन है, यानी कि जो ब्रेडिकार्डिया हुआ, ट्रैकीकार्डिया हुआ, ये सब क्या है, हार्ट रेट जो है बढ़ने और घटने की प्रोसेस हुई, यानी कि कब हमारे हार्ट का रेट बढ़ जा रहा है, 100 से अबव चला जा रहा है, कब 60 से बिलो चला जा रहा है, या नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है, तो उसको कोई ना कोई तो रेगुलेट कर ही रहा होगा। कौन रेगुलेट कर रहा है, कैसे रेगुलेट हो रहा है, ये उसके बारे में है कि हार्ट रेट इज रेगुलेटेड बाय द नर्वस मैकेनिज्म विच इज द कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि उसको कंट्रोल करते हैं हार्ट रेट को। कौन करता है, वैसो मोटर सेंटर, मोटर नर्व फाइबर अप टू द हार्ट, एंड सेंसरी नर्व फाइबर टू द हार्ट। तो जो वैसो मोटर सेंसर है या वैसो मोटर सेंटर है वो मेनली उसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है आगे देखेंगे। और दूसरा, आपके मन में एक चीज सवाल आ सकता है कि जब ऐसे नोड से, एवी नोड से और ऐसे नोड से जब इम्पल्स जनरेट हो रही हैं तो फिर इनका नर्वस सिस्टम का क्या है, ये इसका मतलब ये है कि नर्वस सिस्टम का अगर कंट्रोल है तो हार्ट को कभी बंद किया जा सकता है, रोका जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसे नोड की जो इम्पल्स हैं उनको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। इम्पल्स जो है उसको बढ़ाया जरूर जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता, लेकिन अदर कंडीशन से उसको प्रेशर को या उसके हार्ट रेट को कम किया जाता है, यानी कि उसकी जो टोन है उसको कम करके या उसके ब्लड प्रेशर से कंट्रोल करके उसको कम किया जा सकता है। इस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाता है हार्ट रेट को। बाकी जो उसकी जो ऑटोरिदमिसिटी है हार्ट की, वो अपने आप ही चलता रहता है। हार्ट हमेशा अपने आप ही वैसो मोटर सेंटर अपने आप ही काम करता है। कैसे वैसो
मोटर सेंटर काम करता है। वैसो मोटर सेंटर जो है ये मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स में पाया जाता है। इसमें जो सेंटर होते हैं इसमें न्यूक्लियाई होते हैं जो कि कंट्रोल होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स 13 और हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होते हैं, और वो कंट्रोल करते हैं वैसो मोटर सेंटर के जो न्यूक्लियाई हैं वो कंट्रोल करते हैं आपके हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी सेंटर और जो इनवॉलेंट्री रिएक्शंस होती हैं जीआई ट्रैक्ट वगैरह की, उन सबको ठीक है कंट्रोल करते हैं, या टेस्ट हुआ या कुछ भी हुआ। तो इसमें दो नर्व फाइबर जो हैं मेनली काम करते हैं, दो न्यूक्लियाई ज़्यादा काम करते हैं, एक वेगस नर्व ठीक है, वेगस क्रेनियल नर्व, और तुम्हारे ग्लोसोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल 9th क्रेनियल नर्व होती है और वेगस जो है 10th क्रेनियल नर्व होती है। तो वैसो मोटर सेंटर इज द नर्वस सेंटर द रेगुलेट्स द हार्ट रेट। इट इज द सेम सेंटर इन द ब्रेन विच रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने वाला भी सेम ही सेंटर होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कार्डिक सेंटर, इसको कार्डिक सेंटर के नाम से भी जानते हैं। वैसो मोटर सेंटर यानी कि मैंने बताया ना यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर है। इस बाकी का जो सेंसरी और मोटर है वो उनसे इम्पल्स आने के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह की इम्पल्स है फिर आगे रिले करता है। ठीक है ना, जैसे कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किस तरीके से उस पर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन उनका जो मेन सेंटर है वो वैसोमोटर सेंटर ही होता है, जिसको कार्डिक सेंटर भी बोलते हैं। वैसोमोटर सेंटर इज द bilaterally situated in the reticular formation of the medulla oblongata and the lower part of pons। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है इसका मतलब है कि जो ब्रेन रहता है इस तरीके से, ठीक है, ये कैसा है इसका व्यू, ये फ्रंटल व्यू है। ठीक है ना, इस तरीके से अगर इसका हॉरिजॉन्टल कट करेंगे, सेक्शन करेंगे तब उसमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है इस तरीके से होता है। यहाँ से जो निकलने वाले जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है ना, उनके जो एक्सॉन्स निकल रहे होते हैं वो रेटिकुलर फॉर्मेशन करते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है इनका कि कुछ तो इस तरीके से निकल रहे होते हैं नर्व, और कुछ इस तरीके से निकल रहे होते हैं। दूसरे कलर से बताते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो एक तरह का नेटवर्क बनाते हैं इस तरीके का। ठीक है, इसको बोलते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। ठीक है ना, ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है, यही रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है बाइलेटरली सिचुएटेड होता है। बाइलेटरली सिचुएटेड का मतलब है कि ब्रेन के दोनों हिस्सों में, यानी कि अगर बीच में से सेक्शन करेंगे तो आधा इधर और आधा इधर, ठीक है ना, बाइलेटरली यानी कि दोनों तरफ पाया जाता है, बाइलेटरली सिचुएटेड होता है। द मेडुला ऑब्लंगेटा एंड लोअर पोन्स। अब मेडुला ऑब्लंगेटा और लोअर पोन्स कहाँ होते हैं कि अगर बात करें तो इस तरीके से लेटरल व्यू अगर दिखाएं हम, ठीक है, तो लेटरल व्यू में यहाँ तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा सेरिब्रम, ये सेरिबेलम, ठीक है, ये सेरिब्रम, और यहाँ पर तुम्हारा मिड ब्रेन रहता है, और यहाँ पर मेडुला ऑब्लंगेटा, यहाँ पोन्स। तो जो ब्रेन स्टेम रहती है, ठीक है ना, जो ब्रेन स्टेम होती है उसको बोलते हैं यहाँ पर पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये है मेडुला ऑब्लंगेटा और ये यहाँ नीचे है ये पोन्स। ठीक है ना, दोनों। तो ये दोनों जो है वैसो मोटर सेंटर इज द फॉर्म द 3 एरिया, यानी कि 3 एरिया से मिलकर बना होता है वैसो मोटर सेंटर या कार्डिक सेंटर। कार्डिक सेंटर किन से 3 एरिया से मिलकर बना होता है। पहला कौन सा एरिया है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया, वैसो डायलेटर एरिया, और तीसरा सेंसरी एरिया। सेम इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सेंटर भी 3 एरिया से मिलकर बना होता है। पहला न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है, एक एपनियाटिक सेंटर और एक रिदमिक सिटी सेंटर। तो इस तरीके से 3 सेंटर से रेस्पिरेटरी सेंटर भी बना होता है, और सेम ऐसे ही वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, और यहाँ पर हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए भी वैसोमोटर सेंटर है। वैसोमोटर सेंटर 3 एरिया से है, वैसो कंस्ट्रिक्टर, वैसो डायलेटर और सेंसरी एरिया। जो वैसो कंस्ट्रिक्टर नाम से जैसे पता चल रहा है क्या करने का काम करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन यानी कि कंस्ट्रक्शन, यानी कि ब्लड वेसल्स के कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, और वैसो डायलेटर क्या करेगा, वैसो डायलेशन का काम करेगा। जब एक बार में जब डायलेशन काम करेगा तो वैसो कंस्ट्रिक्टर ब्लॉक हो जाएगा, और जब वैसो कंस्ट्रिक्शन काम करेगा तो डायलेटर काम नहीं करेगा, क्योंकि एक टाइम पर एक ही चीज हो सकती है।
और जब कंस्ट्रिक्शन करना होगा यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाना होगा तब कंस्ट्रिक्टर काम करेगा, जब ब्लड प्रेशर को घटाना होगा तो वैसोडाइलेटर काम करेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सेंटर जो है रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को भी। सेंसरी एरिया क्यों है? सेंसरी एरिया इसमें यहाँ पर ये काम करता है कि वो सेंस करेगा कि कौन सा एरिया जो है रेगुलेट करवाना है, यानी कि कब वैसो कंस्ट्रिक्शन कराना है या कब कैसो वैसो डायलेटर कराना है, यानी कि डायलेशन कराना है या कंस्ट्रिक्शन कराना है। तो उसमें जो सेंसरी और मोटर का रोल जो होता है उस तरीके से होता है कि ये जो ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस नर्व हैं ये मिक्स्ड नर्व होती हैं। इन मिक्स नर्व में से जो सप्लाई आ रही है यानी कि मोटर सप्लाई और जाने वाली जो सप्लाई है मोटर सप्लाई, और आने वाली जो है इंफॉर्मेशन की वो है सेंसरी सप्लाई, यानी कि दोनों का जो है यहाँ पर सेंसरी एरिया, और सेंसरी एरिया फिर आगे रेगुलेट करेगा कि दोनों को तुम्हारे वैसो कंस्ट्रिक्टर और वैसो डायलेटर एरिया को। द कार्डियो रेगुलेटरी द वैसो मोटर सेंटर इन द मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, कहाँ पर है? मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स में, कुछ पार्ट जो है पोन्स में भी रहता है। और मेनली जो उसमें रेस्पिरेटरी सेंटर की अगर बात करें तो वो पोन्स में रहता है, और एक पार्ट जो है उसका मेडुला ऑब्लंगेटा में रहता है, ठीक है। यहाँ पर ब्लड प्रेशर के लिए जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व के बारे में पता होगा कि जब किसी भी इमरजेंसी रहती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो वो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी जो एक्टिविटीज़ है, यानी कि सिंपैथेटिक नर्व की जो सप्लाई है, यानी कि जिन ट्रैक्ट्स के थ्रू जो उनकी सप्लाई हो रही है वो ट्रैक्ट्स जो हैं कहाँ जा रहे हैं, उनकी सप्लाई कहाँ जा रही है? पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा में पाए जाने वाले न्यूक्लियाई के पास, ठीक है। मोटर नर्व फाइबर वो फाइबर्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को क्या है लेकर जा रहे हैं, कहाँ तक? हार्ट तक, और तुम्हारे वैसो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए ब्लड वेसल तक। हार्ट रिसीव द इफरेंट नर्व फ्रॉम द बोथ डिवीजन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ऑटोनोमिक सिस्टम के दोनों से क्या करता है? कंट्रोल होता है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर से भी और सिंपैथेटिक फाइबर से भी कंट्रोल होता है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पास थ्रू द वेगस नर्व एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपर थोरेसिक सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड के T1 से लेकर यानी कि थोरेसिक 1 से लेकर 4 तक सिंपैथेटिक फाइबर्स को जो है कंट्रोल करेंगे। सिंपैथेटिक फाइबर क्या करेंगे? वो एक्सट्रीम कंट्रोल करेंगे, यानी कि अचानक से जो कंट्रोल करना होता है हार्ट में, जैसे कि जब डर लगता है या कोई भी चीज़ है इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है तो हार्ट रेट बढ़ने लगता है, तो वहाँ पर ये सिंपैथेटिक फाइबर क्या है एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। और वहीं पैरासिम्पैथेटिक को जो है उसको जब नॉर्मलाइज करना होता है हार्ट रेट को, तो वहाँ से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो है मेडुला ऑब्लंगेटा को पास करते हैं, जो कि वेगस नर्व को थ्रू। वेगस नर्व क्या है? वेगस नर्व इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है, किसके लिए लेकर आ रही है? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के लिए। वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर क्या करेंगे? उसको नॉर्मलाइज करेंगे, यानी कि सिंपैथेटिक फाइबर्स की जो एक्टिविटीज है उसको सप्रेस करेंगे, इस तरह ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से निकल के आ रही है जो कि उसको रेगुलेट कर रही है वेगस नर्व। ये जो वेगस नर्व है ये यहाँ से रिले करेगा इन्फॉर्मेशन कि सब कुछ नॉर्मल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, तो इनकी जो यहाँ से निकलने वाली जो इन्फॉर्मेशन रिले हो रही है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है फिर बाद में, ठीक है। जिससे कि ये जो सिंपैथेटिक T1 से लेकर T4 तक की जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो फाइबर्स जो एक्टिवेट हुई हैं, जो कि हार्ट रेट को क्या कर रही है? बढ़ा रही हैं। सिंपैथेटिक कार्डिक नर्व जो कार्डिक इम्पल्स को यानी कि ऐसे नोड को और एवी नोड को क्या कर रही है? इम्पल्स कर रही है बार बार, तो हार्ट रेट को क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, तो उनको क्या सप्रेस कर दिया जाता है। यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन गई, ये इन्फॉर्मेशन किसको जा रही है? वेगस नर्व के थ्रू मेडुला को जा रही है, और मेडुला जो है यहाँ से फिर उसको रिले कर रहा है आगे इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। जो कि कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, कार्डियो इनहिबिटरी मतलब यहाँ से इनहिबिट कर दिया जाएगा। किनको इनहिबिट कर दिया जाएगा? सिंपैथेटिक कार्डिक नर्व्स को, ठीक है। सेंसरी नर्व्स फाइबर्स क्या है? अफरेंट यानी कि सेंसरी नर्व फाइबर फ्रॉम द हार्ट पास थ्रू द इंफीरियर क्रेनियल सिंपैथेटिक नर्व, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। जब वो सेंस करेंगे कि हार्ट रेट में जो ज़्यादा मतलब हार्ट का प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है या कार्डिक आउटपुट ज़्यादा है, तो उसको सेंस करने के लिए जो सेंसरी नर्व्स हैं वो उनकी जो आएगी इंफॉर्मेशन आएगी ट्रैक्स के थ्रू, तो उस पर जो रिएक्ट होगा वो भी कहाँ पर होगा? आपके वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया में, ठीक है। These nerve fiber carry the sensation of the stretch and pain from the heart and brain and spinal cord via the spinal cord. Via the spinal cord का मतलब है कि ये जो सेंसरी नर्व फाइबर हैं ये कहाँ से होकर आ रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड से होकर कहाँ पहुँच रहे हैं?
तुम्हारे पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा में, जो कि वहां पर है वैसो मोटर सेंटर। वैसो मोटर सेंटर 3 एरिया से मिलकर बना हुआ है, वैसो कंस्ट्रिक्टर, वैसो डायलेटर और सेंसरी एरिया। तो सेंसरी एरिया जो है उसमें वो क्या करेगा, ये सेंसरी नर्व फाइबर से आने वाली जो सेंसेशन है उसको वो कंट्रोल करे, मतलब रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद उसको रिले करेगा, फिर आगे चल के फिर वो मोटर नर्व को रिले करता है, यानी कि उनको पास ऑन करेगा। ये देखो यहाँ पर भी क्या है, वैगस नर्व के थ्रू इंफॉर्मेशन जा रही है और यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, यानी कि जो दोनों मैंने जैसे बताया कि वैगस नर्व और तुम्हारा ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है, दोनों ही इसके लिए क्या रहते हैं, रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। और जो मेन कंट्रोल रहता है वैसोमोटर सेंटर का, वो कौन करते हैं, एरिया नंबर 13, एरिया 13 सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड हाइपोथैलेमस। ये जो होते हैं मेन न्यूक्लियाई होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं किसको, वैसोमोटर सेंटर को। जो वैसोमोटर सेंटर है वो पूरा का पूरा हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, और इनको भी जो कंट्रोल करता है वैसोमोटर सेंटर को, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एरिया 13 एंड हाइपोथैलेमस। कैसे कंट्रोल करते हैं कि इज द कंसर्न विद द इमोशनल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, अगर कोई पुरानी याद आ जाती है, कोई भी याद आ जाए, जैसे कोई मान लो 2 कपल थे या कोई पति पत्नी थे, उनमें से किसी का पति मर जा रहा है तो पत्नी को एकदम से उसकी याद आई और उससे उसका हार्ट रेट बढ़ जाए, या उसको एकदम से जो इमोशनली इम्पैक्ट आए, जैसे कोई पुराना दोस्त देख लो या गर्लफ्रेंड देख लो, तो एकदम से जो हार्ट बीट बढ़ जाती है, वो हार्ट बीट जो बढ़ जाती है ना, वो रिएक्शन है बॉडी का, कहाँ से, इमोशनल रिएक्शन है, जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या था, उसकी इंफॉर्मेशन थी, उसका इमेज थी, उससे जुड़ी हुई यादें थी, वो एकदम से वहां से इंफॉर्मेशन रिले होती है। वो इंफॉर्मेशन कहाँ रिले होगी, वैसोमोटर सेंटर को। वैसोमोटर सेंटर से कहाँ जाएगी, जो एरिया है वैसो कंस्ट्रिक्टर, वैसो कंस्ट्रिक्टर से जो वैगस नर्व है, यानी कि मिक्स्ड है। वैगस नर्व कैसी है, मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब है कि उसमें मोटर सेंसरी भी है और सेंसरी वाला भी, यानी सेंसरी फाइबर्स भी है, मोटर फाइबर्स भी है। तो मोटर फाइबर से वो इन्फॉर्मेशन जाएगी जिससे कि हार्ट को इम्पल्स ज़्यादा तेजी से मिलने की, हार्ट रेट बढ़ जाएगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो कंडीशन में द सेंड द इनिबिटरी इम्पल्स द वैसोडाइलेटर एरिया। तो जब इनिबिटरी इम्पल्स भेजनी होंगी तो इनिबिटरी इम्पल्स टू द वैसोडाइलेटर, तो इनिबिटरी यानी कि इनिबिटरी इम्पल्स का क्या मतलब है यहाँ पर, कि जब हार्ट रेट को कम करना होगा, ठीक है, स्लो डाउन करना होगा, तब उस कंडीशन में तो कॉज द रिएक्शन द वैगल टोन एंड द लीडिंग द इंक्रीज द हार्ट रेट। तो इम्पल्स जो इनिबिटरी इम्पल्स है, तो वैसोडाइलेटर एरिया को क्या कर देते हैं, वो वैसोडाइलेटर एरिया को कंट्रोल कर दिया, यानी कि रोक देते हैं। वैसोडाइलेटर को क्या कर दिया इन्होंने, इनिबिटरी इम्पल्स ने वैसोडाइलेटर को रोक दिया, और रोकने की वजह से तो जो वैगल टोन है, वैगल टोन क्या है, वो रिड्यूस हो जाती है। जो वैगस नर्व है वो काम नहीं करती, अभी वहां पर कौन सा काम करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्टर वाला काम करेगा। तो वैसो कंस्ट्रिक्टर की वजह से इंक्रीज द हार्ट रेट हो जाता है। हाइपोथैलेमस कैसे काम कर रहा है, इन्फ्लुएंस द हार्ट रेट वाया वैसोमोटर सेंटर एंड स्टिमुलेशन ऑफ द पोस्टीरियर एंड लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। हाइपोथैलेमस में कई सारे न्यूक्लियाई होते हैं, उनमें से कौन सा, पोस्टीरियर एंड लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई कॉज ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया यानी कि हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। कौन से 2 न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस के, पोस्टीरियर एंड लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। स्टिमुलेशन ऑफ द प्रियोप्टिक एंड एंटीरियर न्यूक्लियाई कॉज द ब्रेडिकार्डिया। तो उसमें जो 2 न्यूक्लियाई हैं वो क्या कर रहे हैं, टैकीकार्डिया को रेगुलेट कर रहे हैं हाइपोथैलेमस के, जो कि पोस्टीरियर एंड लेटरल हाइपोथैलेमिक है। बाकी ब्रेडिकार्डिया को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि हार्ट रेट को स्लो डाउन करने के लिए स्टिमुलेशन कौन मिल रहा है, किससे, यानी कि हाइपोथैलेमस कौन कंट्रोल कर रहा है, प्रियोप्टिक एंड एंटीरियर न्यूक्लियाई। यानी कि कुल मिलाकर प्रियोप्टिक न्यूक्लियाई, एंटीरियर न्यूक्लियाई, पोस्टीरियर न्यूक्लियाई और लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, यानी कि 4 न्यूक्लियाई मिलकर हार्ट को कंट्रोल कर रहे हैं हाइपोथैलेमस में से। क्लियर। ये इस तरीके से नर्व का सप्लाई है हार्ट को, यानी कि हार्ट को जो सप्लाई मेडुला से डॉर्सल न्यूक्लियाई, ये जो दिखा रहा बाइलेटरल जो दिखा रहा था वो बाइलेटरल का इस तरीके से दिखाया, यानी कि दोनों तरफ है बाइलेटरल डॉर्सल वेगस ऑफ द नर्व, यानी कि ये डॉर्सल वेगस जो नर्व को जा रही है मेडुला से, राइट वेगस है और ये लेफ्ट वेगस है। वेगस नर्व यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ इम्पल्स ले जाने का काम करेगी, ये लाने का भी काम करती है और ले जाने का, यानी मोटर का भी काम करेगी और सेंसरी का भी काम करेगी।
ठीक है। सेम ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व है, ये दोनों तरह का काम कर रही हैं। ये कैसे काम कर रही हैं, ले जाने का भी काम करेंगे, यहाँ पर लाने का भी काम करेंगे इंफॉर्मेशन, ठीक है। सिंपैथेटिक चेन और जो सर्वाइकल गैंग्लियन है, सर्वाइकल गैंग्लियन जो है, गैंग्लियन अपने आप में जब किसी रिफ्लेक्स का अगर बात होती है तो रिफ्लेक्स की कंडीशन में ब्रेन को इन्फॉर्मेशन तो बाद में पहुंचती है, उसमें रिएक्ट जो तुरंत करते हैं उस कंडीशन, जैसे कि अचानक से आप रोड पर चल रहे हैं और पीछे से एकदम से हॉर्न आपके पास में बजा दें, तो जो आप अचानक से साइड में हटेंगे और हटने के साथ साथ जो हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, वो सारा काम जो कौन करेगा, यहाँ पर सर्वाइकल गैंग्लियन उसमें काम करेंगे। यानी कि जो आपका सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं या सिंपैथेटिक नर्व्स फाइबर्स हैं, वो उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे और आपके हार्ट रेट को बढ़ाएंगे। इसके बाद है बैरो रिसेप्टर रेगुलेट्स, यानी कि बैरो रिसेप्टर रेगुलेट्स क्या करते हैं, यहाँ ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके उसके हार्ट रेट को भी रेगुलेट किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है कि द बैरो रिसेप्टर रेगुलेट द हार्ट रेट थ्रू द मैरीज रिफ्लेक्स, जो मैरीज रिफ्लेक्स है उसके थ्रू जो है हार्ट रेट को रेगुलेट किया जाता है। स्टिमुलेट द दिस रिफ्लेक्स इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, जब इसको स्टिमुलेशन मिलता है तो उससे क्या है, इंक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब है कि कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो वीनस ब्लड जो आ रहा है, यानी कि वीनस रिटर्न जो ब्लड है, यानी कि हमारी बॉडी में जब आउटपुट बढ़ गया तो वीनस ब्लड भी तो ज़्यादा आएगा, तो उससे हार्ट रेट क्या आएगा, उसको हार्ट को ज़्यादा तेजी से काम करना पड़ेगा, तभी तो जो वीनस रिटर्न आ रहा है उसको वो काम कर सकता है। तो सेम इसी तरीके से इसका रेगुलेशन, यानी मैरीज रिफ्लेक्स इज द कार्डिक inhibitory reflex that decrease the heart rate and when the blood pressure is increase, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो हार्ट रेट को डिक्रीज। किस तरीके से काम है ये देखो, ये कहाँ पाया जाता है, कैरोटिड साइनस जहाँ पाया जाता है वहां पर ये पाया जाता है तुम्हारा बैरो रिसेप्टर रेगुलेटर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बैरो रिसेप्टर रेगुलेटर्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। कैसे काम कर रहा है ये, मैरीज रिफ्लेक्स कि इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, जब इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर, जब ज़्यादा हो जाएगा तो स्टिमुलेट द बैरो रिसेप्टर, जब इंक्रीज होगा क्या होगा, ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ से निकलने वाला जब कार्डिक आउटपुट है बढ़ जाएगा, तो ब्लड प्रेशर कार्डिक आउटपुट बढ़ने की वजह से और ज़्यादा इस पर प्रेशर आने की वजह से, इस पर जो ब्लड वेसल्स हैं, जो एरोटा है उस पर जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा लगे, जो कैरोटिड आर्टरी पर यहाँ पर जो एम्पुला से जो बने हुए हैं, यहाँ पर जब प्रेशर ज़्यादा फील होगा तब उसमें बैरो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। यहाँ पर बैरो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, वो क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। द इम्पल्स थ्रू द 9th and 10th क्रेनियल नर्व, ये इम्पल्स कहाँ जा रही है, 9th and 10th क्रेनियल नर्व को। ये 9th कौन सी है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, और 10th कौन सी है, वेगस नर्व, तो उसको क्या जा रहा है, इम्पल्स जा रही है बैरो रिसेप्टर से, यानी कि कौन कनेक्ट है, 10th और 9th क्रेनियल नर्व, इनसे जो ये कनेक्ट हैं, फिर इसकी वजह से न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सोलिटरी, जो ट्रैक्टस सोलिटरी है वो जो उसकी जो न्यूक्लियस है, ट्रैक्टस सोलिटरी कहाँ पर पाया जा रहा है, जहाँ पर रेटिकुलर फॉर्मेशन बना हुआ वहाँ पर ट्रैक्टस सोलिटरीज हैं, उसको वहाँ पर क्या मिलेगा, उसको स्टिमुलेशन मिलेगा। स्टिमुलेशन मिलने से वैसो डायलेटर एरिया कौन स्टिमुलेट हुआ, वैसो डायलेटर एरिया जो है वो क्या हुआ, स्टिमुलेट हो गया। अब वैसो डायलेटर एरिया, जैसे कि डायलेटर वर्ड आ गया तो डायलेटर एरिया आएगा तो क्या करेगा, ब्रेडिकार्डिया करेगा, तो इंक्रीज द वेगल टोन, वो क्या करेगा, वेगल टोन को बढ़ा देगा और जिससे ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। अब वेगल टोन कैसे इसमें इंक्रीज कर रहा है और ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, तो यहाँ से तो सीधा सीधा फर्क समझ में आना चाहिए कि जब स्टिमुलेशन जब वैसो डायलेटर एरिया पर काम करेगा तब हार्ट रेट घटेगा, और अगर वैसो कंस्ट्रिक्टर पर काम होगा तो टैकीकार्डिया होगा, ठीक है। और जब इंक्रीज वेगल टोन होगी तो ब्रेडिकार्डिया, और जब डिक्रीज वेगल टोन होगी तब टैकीकार्डिया, ठीक है। अब दूसरी तरफ में इंक्रीज द वेनस रिटर्न, इंक्रीज द वीनस रिटर्न, इंक्रीज द वीनस रिटर्न का मतलब है कि वीनस ब्लड तो आ रहा है, ठीक है, जो वीनस रिटर्न है वो तो आ रहा है, लेकिन जो आउटपुट यानी कि अगर ब्लड प्रेशर देखा जाए तो वो कम हो जाए, ठीक है, वो ब्लड प्रेशर तो कम हो ही जाएगा क्योंकि वीनस रिटर्न जो है वो ज्यादा आ रहा है। तो स्टिमुलेट द स्ट्रेच रिसेप्टर द राइट एट्रियम, तो जो रिसेप्टर है स्ट्रेच रिसेप्टर, यानी कि जब राइट एट्रियम में जब ज्यादा ब्लड आएगा तो वो स्ट्रेच ज्यादा करेगा, ज्यादा ब्लड आएगा तो ज्यादा स्ट्रेच करेगा, तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं वो क्या करेंगे, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे तो अपरेट इम्पल्स थ्रू द इंफीरियर क्रेनियल सिंपैथेटिक नर्व, तो जो सिंपैथेटिक नर्व है
क्रेनियल नर्व की इंफीरियर उसको क्या मिलेगा, उसको स्टिमुलेशन मिलेगा, जिससे क्या होगा, इनहिबिट द वैसोडाइलेटर एरिया। अभी क्या, इससे पहले वाले में क्या हो रहा था, स्टिमुलेशन द वैसोडाइलेटर एरिया, अभी क्या हो रहा है, इनहिबिटर द वैसोडाइलेटर एरिया, जिससे क्या हो रहा है, डिक्रीज द वेगल टोन, टैकीकार्डिया हो गया। उससे क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा। कैसा काम कर रहा है, तो ये चीज है डिक्रीज द वेगल टोन और इंक्रीज द वेगल टोन। जब डिक्रीज होगी वेगल टोन तो उससे क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, और वहीं वेगल टोन अगर इंक्रीज होगी तो हार्ट रेट क्या बढ़ हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वेगल टोन बढ़ने पर डिक्रीज हो जाएगा हार्ट रेट, और वेगल टोन घटने पर इंक्रीज हो जाएगा हार्ट रेट। अब वेगल टोन को डिक्रीज करने के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो सेंटर है जहां रेस्पिरेशन को बढ़ाने का काम होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करेगा, वेगल टोन को डिक्रीज करने का काम कर रहा है, यानी कि हार्ट रेट को बढ़ाने का काम कर रहा है। अगर डायरेक्ट देखेंगे तो रेस्पिरेटरी सेंटर इज द इंक्रीज द हार्ट रेट। कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एरिया 30, यानी कि जो इमोशनल वाला था, कोई चीज देखी अचानक से और पुरानी कोई याद आ गई और एकदम से हार्ट रेट बढ़ने लगता है, या किसी की याद आती है तो हार्ट रेट बढ़ने लगता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसको क्या हो गया, कीमो। तो अभी जो खराब हो गया था अभी ठीक हो गया, ठीक है ना, खराब कुछ नहीं हुआ था, वो रिस्टार्ट हो गया था, अपडेट हुआ था। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स एरिया 30 ये क्या करता है, ये वेगल टोन को घटा रहा है, तो ये भी हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है। वहीं पोस्टीरियर एंड लेटरल न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस, ये जो हाइपोथैलेमस है वो भी क्या कर रहा है, पोस्टीरियर एंड लेटरल न्यूक्लियाई, जो कि क्या करता था, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया करने का मतलब क्या है, वेगल टोन को घटाएंगे, इंक्रीज करेंगे हार्ट रेट। वहीं कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर क्या कर रहे थे, रिसीव कर रहे थे, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था कीमो रिसेप्टर, तो उस कंडीशन में हार्ट रेट का वेगल टोन घट जाएगा, इंक्रीज द हार्ट रेट। स्ट्रेच रिसेप्टर कहां पर पाए जा रहे थे, एट्रियम में, जो कि क्या कर रहे हैं, वेगल टोन को घटाने का काम और कर देंगे इंक्रीज। वही इंक्रीज कौन कौन कर रहा है वेगल टोन को, ठीक है, वेगल टोन को इंक्रीज कौन कर रहा है, रेस्पिरेटरी सेंटर, यानी कि जो एक्सपायरेशन है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक्सहेल अगर हम करते हैं तब उस कंडीशन में क्या होने लगेगा, वेगल टोन इंक्रीज कर जाएगा, हार्ट रेट घट जाएगा। पेप्टिक, प्रियोप्टिक एंड एंटीरियर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, प्रियोप्टिक और एंटीरियर न्यूक्लियाई जो हाइपोथैलेमस के हैं वो भी क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करने का काम कर रहे हैं, किसके, हार्ट रेट को, और इंक्रीज कर रहे हैं वेगल टोन को। बैरो रिसेप्टर ऑफ द मैरिज रिफ्लेक्स, वो भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं वेगल टोन को, जिससे हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद है कैथराइजेशन, कार्डिक कैथराइजेशन। कार्डिक कैथराइजेशन जो टॉपिक है ये बिल्कुल अलग है, बाकी जो अभी चल रहा था उससे बिल्कुल डिफरेंट है। कार्डिक कैथराइजेशन है कि जब हार्ट में जब सब सारी चीजें ठीक चल रही है, नॉर्मल चल रही है, तब तक कोई दिक्कत नहीं। जब हार्ट को जो ब्लड सप्लाई, यानी कि जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं या कोरोनरी जो वेन होती है, जो कोरोनरी में बेसिकली जो कोरोनरी आर्टरी, यानी कि जो हार्ट की जो मसल्स हैं, जो सेल्स हैं, उनको जो ब्लड सप्लाई जानी है, उस ब्लड सप्लाई में कोई रुकावट आने लगे, तो उसमें जब रुकावट आने का मतलब है उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगे। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि जब उनकी कोरोनरी आर्टरीज में जो प्लाक है वो जमने लगे और जिससे स्टिफनेस आ जाए, स्टिफनेस ऑफ ब्लड वेसल्स यानी कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है, देन एंड उसमें आपका प्लाक इकट्ठा होने लगे, यानी कि उसमें डिपोजिशन होने लगे, फैट वगैरह का डिपोजिशन होने लगे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। जब इस प्रकार की प्रोसेस, मतलब इस तरह का जो फिनोमेना या इस तरह की जब चीज़ें होने लगती हैं हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज में, तो जो ब्लड सप्लाई है हार्ट को जाने वाली, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कम जाता है, और कम जाने की वजह से ब्लड सप्लाई का कम जाना, यानी कि ऑक्सीजन का कम जाना और न्यूट्रिशन का कम जाना, उसके वजह से क्या क्या होता है कि जो हार्ट की जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं। तो हार्ट की सेल डैमेज होने से कार्डिक टिश्यू डैमेज होता है, जिससे उनका कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल होना कम हो जाता है, या कभी कभी हार्ट अटैक की कंडीशन बन जाती है। उसको बचाने के लिए जब उनके कैथराइजेशन में जब वो प्लाक जमा हो जाता है, जिसमें स्टिफनेस आ जाती है, उसका जो नैरोइंग हो जाती है, कोरोनरी आर्टरीज जब नैरो हो जाती हैं, तो उसको नैरो को थोड़ा बड़ा करने की जो प्रोसेस है, ठीक है, क्या डालकर, छल्ला डालकर, ज़्यादातर सुनना हुआ छल्ला डालकर, तो ये वही है कार्डिक कैथराइजेशन, जो कि इन्वेसिव प्रोसेस है। तो वहाँ पर जो छल्ला डाला जाता है, ठीक है, छल्ला नॉर्मली वर्ड में बोला जाता है, ठीक है, तो जो कैथराइजेशन क्या, रेडियो पे ट्यूब डालकर उसको क्या है, इलास्टिक की जो एक जाली रहती है, ठीक है,
उस जाली को डालकर वहाँ से उसको थोड़ा सा फुला दिया जाता है, जिससे कि जो ब्लड है वो प्रॉपर सप्लाई उसकी जा सके कार्डिक सेल्स को। ठीक है, तो जो नैरोइंग हो गई है तो उसी को बोलते हैं कैथराइजेशन। कार्डिक कैथराइजेशन इज द कैथेटर इन द थिन रेडियो ओपेक ट्यूब मेड ऑफ द इलास्टिक वेव एंड रबर प्लास्टिक ग्लास एंड मेटल। ठीक है, तो वो मेटल का बना हुआ होता है जिसको स्टंट भी बोलते हैं। ठीक है, स्टंट के नाम से फेमस रहता है कि स्टंट पड़े हुए हैं, इसके हार्ट में 2 स्टंट पड़े हुए हैं, 1 स्टंट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सब सारी चीजें। और वो स्टंट लेफ्ट साइड के कोरोनरी आर्टरी में या राइट साइड की कोरोनरी आर्टरी में कहाँ पर है, इस पर भी डिपेंड करता है। कार्डिक कैथराइजेशन इज द इनवेसिव प्रोसीजर। इनवेसिव प्रोसीजर का मतलब है कि वो प्रोसीजर जहां पर बाहर से, जैसे बॉडी के अंदर कोई चीज अंदर एंटर करे जाए, तो उसको बोलते हैं इन्वेसिव, यानी कि उसको में चीड़ फाड़ करके तब काम किया जाए। ठीक है, तो वो इन्वेसिव प्रोसीजर के इन विच द कैथराइजेशन द इंसर्टेड द इंट्रावेस्कुलरी इनटू द चैम्बर ऑफ द हार्ट और द ब्लड वेसल। ठीक है, तो जो इंट्रावेस्कुलर, यानी कि इंट्रावेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर जाकर उसके ब्लड वेसल या हार्ट चैम्बर को क्या किया जाता है, इन्वेसिव प्रोसेस के थ्रू कैथराइजेशन किया जाता है, उसमें स्टंट डाले जाते हैं। द कार्डिक कैथराइजेशन वाज द डिस्कवर्ड बाय द जर्मन मेडिकल स्टूडेंट वार्नर फॉर्समैन। ठीक है, वार्नर फॉर्समैन हुज द प्रैक्टिस इज द टेक्निक फर्स्ट ऑन द हिमसेल्फ, यानी कि खुद के ऊपर ही उसने जो है सबसे पहले इस प्रैक्टिस को किया। प्रोसीजर क्या होता है इसका, प्रोसीजर है कार्डिक कैथराइजेशन इज द परफॉर्म्ड बाय द इंसर्शन ऑफ द कैथेटर इनटू द पेरिफेरल ब्लड वेसल थ्रू द स्किन एंड नीडल पंचर, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उसमें पंचर करके, जैसे ब्लड निकालते हैं, अगर किसी ने अपना कभी भी सीबीसी या कुछ भी कराया है तो ब्लड सैंपल दिया होगा तो उसमें सुई के द्वारा ब्लड निकाला जाता है, तो सेम इसी तरीके से पंचर करके ब्लड वेसल्स को, और वहां से एक नली डाली जाती है और वो नली को हार्ट तक लेकर जाया जाता है। वो कई जगह से लेके जा सकते हैं, फीमोरल आर्टरी से, ब्रांचियल आर्टरी से, एक्सिलियर आर्टरी से, फीमोरल वेन से होते हुए, या मीडियल वेन से होते हुए, जुगुलर वेन से भी, कहीं से भी उसको कैथराइजेशन किया जा सकता है। वहां से हार्ट तक लेकर, जहां पर पहले देख लेते हैं ब्लॉकेज कहाँ पर है, जहां ब्लॉकेज होता है हार्ट में, जिस कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है वहां पर उसको कैथराइजेशन को ले जाकर, उस ट्यूब को ले जाकर और वहां पर ले जाकर उसको जैसे लेगा कैथराइजेशन को, वहां पर आगे कैमरा भी रहता है, वो उसमें ले जाकर जहां पता चलता है कि वहां पर हमको स्टंट को डालना है तो वो स्टंट को डालकर बैलून से फुलाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। ये इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो कार्डिक कैथराइजेशन द पेरिफेरल ब्लड प्रेशर के थ्रू स्किन के थ्रू फिर ब्लड में निडल में पंचर करके, दिस प्रोसेस द कॉल्ड द पंचरेशन प्रीक्यूटिनियस इंसर्शन ऑफ द कैथेटर। लेफ्ट हार्ट के लिए, जब लेफ्ट हार्ट में अगर ब्लॉकेज है तो लेफ्ट हार्ट के लिए कहाँ से, फीमोरल आर्टरी से या ब्रांकियल आर्टरी या फिर एक्सिलरी आर्टरी से पंचर किया जाता है। और राइट हार्ट में अगर कैथराइजेशन करना है तो उसके लिए फीमोरल वेन या वीनस पंचर में किया जाता है, यानी कि वीनस वेन में किया जाता है। कैथेटर कैन बी द इंट्रोड्यूस बाय द इंटरजंगुलर वेन एंड सब क्लेविकल वेन एंड मीडियल वेन, इनसे जो है इनसे भी इनको किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर उसके बाद आता है आर्टियल ब्लड प्रेशर। आर्टियल ब्लड प्रेशर हम दूसरे वीडियो में, और इसके बाद आर्टियल ब्लड प्रेशर और आपका इसके बाद सिस्टोलिक प्रेशर और किस तरीके से इसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, और हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हार्ट रेट और इन सब के बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, दूसरी वीडियो में। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो आर्टियल ब्लड प्रेशर है हम यहीं पर इसी पर करेंगे कैथेटर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के ही दूसरे पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।